दर्शक देवताओं का नमन करते हैं, उन देवताओं का जो आपके अंदर बैठे हैं। हम शिव देवता को नमन करते हैं और नाटक शुरू करते हैं। यह कथा भारत माँ की है, उस माँ की जो कि हमारी देवी है। बात उस वक्त की है जब माँ परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी थी। तो आज हम उनकी स्वतंत्रता की कहानी लेकर आए हैं। तो हम माँ को याद करते हैं और नाटक आरंभ करते हैं। हम नाटक को इस तरह मंचित करेंगे कि मंच पर उपस्थित सभी कलाकार विभिन्न रूप धरकर आप सबको अचंभित करेंगे। तो हे दर्शकगण, आप सब जो यहाँ पधारे हैं उन्हें कोटि कोटि
मैं भगत सिंह ये कसम खाता हूं कि इस हत्याकांड का बदला जरूर लूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। अरे वाह, कितना सुंदर बहादुरी भरा गीत गाया है तुम लोगों ने। अरे ये क्या, लाशें, ये कैसे हुआ? खून खून। अरे भगाओ इसे। नाटक के अभ्यास के दौरान कौन बूढ़ा भिक्षुक घुसा है? अरे खाला का घर समझा है क्या? ये नाटक जलियांवाला बाग की घटना पर है ना। गोलीकांड के बाद मैंने एक सिख लड़के को शहीदों के खून से सनी मिट्टी उठाकर कसम खाते देखा। लोगों को जागृत करने के लिए इसी तरह के नाटक होने चाहिए। मुझे तुम लोगों का ये नाटक बहुत अच्छा लगा। मैंने 1857 की क्रांति अपनी आंखों से देखी और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज के जमाने में केवल कारतूसों को लेकर इतना बड़ा कदर कभी नहीं हो सकता। फिर भी उस लड़ाई का क्या असर? हमारी एकजुटता की कमी से अंग्रेजों की जीत और हम आज भी वही। पता नहीं ये गुलामी कब तक चलेगी। हाँ ठीक है, हमें नाटक का अभ्यास करने दीजिए। आप चलिए चलिए चलिए। पता नहीं ये गुलामी कब तक चलेगी। पता नहीं ये गुलामी कब तक चलेगी। अरे महाराज, अरे तुम लोग भी गजब करते हो। उसे क्यों भगा दिया? उसने सही कहा, वो 1857 की क्रांति के वक्त मिला था। मैं उस भिक्षुक ब्राह्मण को जानता हूँ। हमारी मंडी जब मथुरा में नाट्य प्रदर्शन करने गई थी तब मैं इस भिक्षुक से मिला था और हमने इनकी कहानी पर एक नाटक भी खेला था। हाँ बाबा, चलो पूर्वाभ्यास शुरू करो। 10 दिन बाद अंग्रेज बहादुर के सामने नाटक करना है। अंग्रेज बहादुर खुश हुए तो बहुत सा इनाम देंगे। क्या अंग्रेजों को नाच करना इतना पसंद है? अरे मुझे तो वो लोग निरंतर नाटक करते हैं। अरे अंग्रेज लोग खूब नाचते गाते हैं, मजे करते हैं, हंसते खेलते हैं। हाँ, नाचते गाते हैं, हंसते खेलते ही तो पूरे हिंदुस्तान को रोकते चले जाते हैं। फिर वही बात, हमें अंग्रेज बहादुर को खुश करने का नाटक खेलना चाहिए बस। यानी चमचागिरी करके इनाम पाओगे। कलाकार कभी किसी की खुशामद नहीं करता, समझे? वो तो समाज का एक आईना होता है। अरे बाबा, चमचागिरी नहीं कर रहे। कलाकार का काम तो जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना है। अब साहिब बहादुर को हम आजादी पर आधारित नाटक पेश करते तो हो सकता है उनकी आंखें खुल जाए। हाँ, खुल गई आंखें। ये भिक्षुक हम लोगों को 1857 की क्रांति के वक्त मिला था। ये लड़ाई फसाद के दौरान मैं उस भिक्षुक ब्राह्मण से मिला था। ये रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे जैसे वीर क्रांतिकारी के साथ मिला। तब से आजादी के लिए संघर्ष करते देखा, तब से आज 62 साल गुजरे। हालात जब से तस के तस, क्योंकि तुम जैसे कई लोग अंग्रेज सरकार की खुशामद जो करते वो 1857 का काल था। मेरी एक अपनी नाटक मंडी हुआ करती। हम लोग लगातार नाटक का प्रदर्शन करते हुए इस जगह आ रुके। मथुरा कुछ ही दूर है तो बैलगाड़ी के पहियों की खड़खड़ाहट को यही आराम देते हैं। अपने किरदारों को अब तक बहुत मन लगाकर अंजाम देने वाले मेरे भाइयों, अब तक हमने श्रीरंग दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से मन बहलाव किया। मैं मानता हूँ हमारा काम मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाला, लेकिन इसके बाद भी हम सबके चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष दिख रहा है। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? सच कहें तो हमारे पेट भूख से पिचके जा रहे हैं और आप हंसी मजाक कर रहे हैं ताकि हम भूख को भूल जाएं। पता नहीं क्यों इस वीराने में लाभ अटका है। मैंने सुना है झांसी की रानी मथुरा में महायज्ञ करा रही है। वहाँ नाटक का प्रदर्शन कर खूब दान दक्षिणा प्राप्त करेंगे। अरे यहाँ तक कि परिवार को भी पीछे छुड़वा दिया। मुझे तो अपने बीवी बच्चों की बहुत याद आ रही है। नाटक प्रदर्शन किया था, करते करते 3 माह गुजर गया। शांत हो जाओ गदाधारी वीर, शांत हो जाओ। क्या तुम लोग ये चाहते हो कि तुम्हारी परिवार की औरतें अंग्रेजों और डकैतों का शिकार हो जाए? अभी सिर्फ इतना सुना गया है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। इस साल में कई डकैत भी मौके का फायदा उठाने के लिए पैदा हो गए। अरे भाई, हर आदमी तो देशभक्त नहीं होता ना। जब कुछ भले लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं तो ज्यादा तरीके से भी धन कमाते। हम भी अपने नाटकों से जनता को जागृत करते हैं। हम लूट नहीं मचाते, हम गला नहीं काटते, भूखे रहते हैं, फटेहाल रहते हैं। और जब सामने बैठे दर्शकों के चेहरे पे हंसी देखते हैं तो हम कामना करते हैं कि हे ईश्वर, अगर कहीं दूसरा जन्म होता है तो हमें कलाकार ही बनाना। गुरुजी, वो जो कुछ भी हो, हमें यहाँ से आगे ले चलो, ये वापस हमारे घर ले चलो। इस वीराने में तो कोई मुसाफिर भी ना निकले कि उसे ही रोक कर हम अपना कोई नया नाटक दिखा दें। लो, इतना लंबा भाषण दिया लेकिन फिर भी वही ढाक के 3 पाँव। अरे हम लोग अंग्रेज के गुलाम हैं और आजादी पाने की कोशिश कुछ चंद लोग ही कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। हाँ, हम हथियारों से उनका साथ नहीं दे पा रहे, लेकिन हमारी सोच समझ तो उनके साथ होनी चाहिए ना। अरे वहाँ देखो कोई है, इनको यहाँ बुलाना चाहिए। इनके सामने ही हम अपना नया प्रदर्शन करते हैं, ठीक है? अरे ओ भैया, अरे यहाँ वहाँ कहाँ देखते हो? इधर प्रकाश पुंज में, इस प्रकाश पुंज में खड़े। हाँ, इधर आ जाइए। अरे महाराज, हम धन्य हुए। कम से कम इस वीराने में कोई तो दूसरा मानव दिखाई दिया। मैं तो
आप लोग को चोर डाकू समझ रहा था। इस वीराने में और कौन मिलता, लेकिन मुझ भिक्षु को किसी का क्या डर, कहिए। हम नाटक मंडली के लोग हैं। सुनो, संवाद नपातुला होना चाहिए। एक बार में जो बात कहनी तो समझा दो, तुम हटो यहाँ से। तुम अक्सर गलत ढंग से संवाद बोल देते हो। आप हमेशा अंदर घोड़े गादी करेंगे, यही होगा ना। कभी कभी संवाद भी दे दिया करो। अभी नए कलाकार समझे, मौके का इंतजार करो। तुम क्या समझते हो? कॉस्ट्यूम पहनो, डायलॉग बोल के, यही एक्टिंग। मुझे क्यों बुलाया गया है श्रीमान? मैं तो भूल ही गया था महाराज। हम लोगों ने नया प्रदर्शन तैयार किया, उसे दिखाने हम मथुरा जा रहे हैं। सुना है झांसी की रानी वहाँ महायज्ञ करा रही, वहाँ प्रदर्शन करते तो बहुत सारे धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा हम लोग सोचते और आशा करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे क्यों बुलाया गया है? दूसरी बात भी बीच में बोले, अरे इतनी उतावली क्यों तुम्हें? महाराज हम लोग नाटक के कलाकार और हमने जो नाटक तैयार किया उसे दिखाने के लिए सबको उतावली, जिससे ढेर सारा धन लेकर घर वापस लौट सके। लेकिन सुना है मेरठ और कानपुर के रास्ते को सैनिकों ने गदर कर रखा, इसलिए हम लोगों ने यही डेरा जमा लिया। अब आप महाराज यहाँ दिख गए तो हमने सोचा आप ही हमारे पहले दर्शक देवता हो जाए, तो हमारे नाटक की कमियों को रेखांकित करें, जिससे हमारा नाटक और भी प्रभावी बनाया जा सके। बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाटक कौन सा है? कालिदास का लिखा हुआ नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। देखो गुरुजी, ये फिर बीच में बोला और आप हर वक्त हमें टोकते रहते हो। श्रीमन, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। अब तुम लोग ही बोल लो, तुम लोग कहो तो मैं संन्यास ले लूं, मैं चलाते रहना ये रंगमंडली। आप सब आपस में लड़ते हो, लेकिन हमें अपने दुश्मनों से लड़ना चाहिए। किससे महाराज? कौन है हमारे दुश्मन? अरे अंग्रेज और कौन? जिस दुष्टता से लोग हम पर शासन कर रहे हैं, तब उन्हें यहाँ से चलता करना है कि नहीं? क्या इनके पहले राजा रजवाड़े में निरंकुश नहीं है महाराज? ये सब राजाओं नवाबों की लड़ाई, इनसे जो जीतेगा राजसी का होगा। हम कलाकारों को तो हमेशा रोटी खिलाने पड़े रहे, कलाकार का कोई भी राजा ध्यान नहीं रखता। ये रहा तिरंजित अभिनय। कलाकार का कोई भी राजा ध्यान नहीं रखता महाराज। राजा तो कुछ एक कलाकार वही था, और कुछ बात अगर प्रपंच तक पहुंच भी जाते दरबार तक तो अपने ही साथी कलाकारों का गला काटते हैं। गलत बात कर रहे हैं, गला तो अंग्रेज काटते हैं। इन लोगों की इनकी भावनाएं इनके देश से जुड़ी होती है, इसलिए ये लोग निरंकुश होते हैं। हमारे देश के लोगों के बीच फूट है हमारा, जगह जगह पे उपद्रवी डाकू लुटेरे भरे हुए, और हमारी लड़ाई के चतुर अंग्रेजों ने अपना राज कायम कर रखा। इसीलिए तो कहता हूँ कि स्वराज लाने के लिए लोगों को जागृत करने वाला नाटक खेलने की जरूरत है। हम नया क्या तैयार करें महाराज? रानी द्वारा किए जाने वाले महायज्ञ का समय भी निकट आ रहा है, और ये नाटक उस माहौल के माफिक है। अब मुझे खुद इसमें शामिल होना था, लेकिन यज्ञ का कार्यक्रम सिपाहियों के विद्रोह के कारण 2 माह के लिए टल गया है। सिपाहियों का विद्रोह? यानी मैंने ठीक सुना था। जी हाँ, सिपाहियों का विद्रोह। मैं भी लगातार बागी सिपाहियों के साथ रहा। बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया, पर हाँ, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे अभी भी लड़ रहे हैं। क्या बहादुर शाह क्या इतना अतिरंजित आपने फिर के फर्क के लगे 1000 में सुन लिया तुमको तो। सॉरी अंग्रेजी। श्रीमन, अभी कुछ दिन और रहेंगे, माहौल शांत होती है आगे बढ़ना, तब तक नया नाटक तैयार करो, और ये जो आजादी की क्रांति हुई है इसे अपने नाटक से जलाए रखो। क्या 2 महीना? हाँ, क्या हगलाते रहो? घोड़ा खच्चर ना बनाए तो क्या बनाए तुमने? सोच दूर करने के लिए कार्यशाला लगाई थी। ध्यान देते हो? ध्यान देते हो? सुनिए श्रीमान, महाराज, मानव दोष को इस तरह नहीं करता। मैंने अधिकतर निर्देशकों को कलाकार के निजी दोषों का मजाक उड़ाते देखा, ये ठीक बात नहीं। खैर छोड़िए इस बात को महाराज। अब नया क्या तैयार करें? इस क्रांति की जानकारी भी तो नहीं है हमारे पास। क्रांतिकारियों के साथ चलते हुए मैंने अपनी यात्रा का वृतांत लिखा, मेरी यात्रा के नाम से। ये रही उसकी पांडुलिपि, चाहो तो इससे क्रांति का नाटक खेल सकते हो। नहीं, तुम समझदार, तुम इसे लो, इसके मंजन का उपाय करो। तब तक मैं महाराज को भोजन इत्यादि का बंदोबस्त कराता हूँ। सुनो, इस समझने का अभिनय मत करो। जा आओ भाइयों। बढ़िया, आइए महाराज। महाराज कहाँ के रहने वाले? बम्बई। मुंबई? इतनी दूर तक की कठिन यात्रा कोई विशेष कारण? लंबी कहानी है श्रीमान। हम श्रीमान पेशवा के आश्रित रहे। हमारे चाचा और पिता के विद्वान होने के कारण हमें जीवन यापन के लिए पैसा तो मिलता था, लेकिन जमा पूंजी के कुछ नहीं। बहन की शादी और पिताजी की बीमारी के बाद हम कर्जदार हुए, तो कर्ज पटाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। तो परदेश जाने का उपाय लेकर मैं पिताजी के पास पहुंचा। महाराज, क्यों नहीं आपकी बातों को दृश्य बांधकर दर्शकों को समझाया जाए? उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैं आपके पिताजी का अभिनय करूं। लेकिन पिताजी और मुझ में क्या बातचीत हुई थी आपको कैसे मालूम? ऐसे वक्त बच्चा अपने पिताजी से जो कहता है और पिताजी जो जवाब देते वो हमें मालूम है महाराज। अरे हाँ, आप लोग तो कलाकार, लोगों की मन की बात को भाप लेते। तो मंच के इस तरफ आ जाइए महाराज, ताकि दर्शकों को हमारा दृश्य रुचिकर लगे। आइए। दर्शक सर्वोपरि श्रीमान, आइए आइए।
ओ बेटा, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। पिताजी, बहन के विवाह के बाद हम कर्जदार हो। हम सबकी आमदनी मिलाकर भी उसे उतारना मुश्किल लग रहा है। तो मैंने सुना है कि मथुरा में झांसी की रानी यज्ञ कराने वाली, वहाँ बहुत से ब्राह्मण पहुंचे हैं, बहुत सी दान दक्षिणा मिलने की आस है। तो मैंने महारानी को पत्र लिखा था, उनका जवाब आया। लेकिन मुझसे बगैर पूछे क्यों लिखा तुमने? अरे वाह श्रीमान, यही तो पिताजी ने भी कहा था। महाराज किरदार में रहिए। क्षमा प्रार्थी। लेकिन पिताजी, लेकिन क्या? जानते हो उस और का हिंदुस्तान बड़ी दूर है, जाने का रास्ता बड़ा दुर्गम है, हत्या धोखे का है। वहाँ के लोग भांग खाते हैं, भांग, और स्त्रियां बड़ी जादूगर हैं। तुम कोई राजा महाराज तो हो नहीं कि चढ़ाई करने निकलो तुम्हारा बाल बाका भी ना हो। लेकिन पिताजी, कर्ज हमारी जायदाद से अधिक का हो गया, खाने पहनने का खर्चा लगा रहता। फिर इस उम्र में आपको चिंताग्रस्त नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी इस बात को मैं मानता हूँ, और ये कर्ज अपने जीवन काल में ही उतार देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि परदेश जाए बिना ज्यादा कमाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, इस यात्रा में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब महारानी से आमंत्रण आया है तो उसे ठुकराया भी तो नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ की स्त्रियां। अब पिताजी, कब? किरदार में रहिए श्रीमान। ये दान दक्षिणा महंगी ना पड़ जाए। आप चिंता ना करें, मैं वहाँ की औरतों के लिए नहीं जा रहा। मैं कसम खाता हूँ कि वहाँ की औरतों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, किसी भी तरह का नशा नहीं करूंगा। आपके दिए हुए संस्कार मुझे गलत रास्ते में ले जाने से रोकेंगे। ठीक है, जाओ। मैंने पूरा हिसाब लगाया, तो 3 महीने वापस लौट सकते हो। 3 महीने वापस लौट जाना बेटा। लेकिन श्रीमान, वो 3 महीने कभी वापस नहीं आए। क्रांति के चक्रवात में ऐसा फंसा कि 3 माह के बजाय 1 साल लग गया। हाँ, दान दक्षिणा तो कुछ मिली नहीं, बस ये गंगा जल लेकर लौट रहा हूँ। किसी से अपने माता पिता का स्नान कराऊं, तभी जीवन की संतुष्टि होगी। वाह महाराज वाह, क्या उच्च विचार है आपके। अरे चलिए श्रीमान, एक दिन घर से चला तो मऊ छावनी के पास सड़क किनारे बने एक भोजनालय में पहुंचा कि तभी 2 हिंदुस्तानी सिपाही आ रहे। प्लासी लड़ाई की जीतने के पश्चात हिंदुस्तान के उत्तरी छोर पर बगावत का झगड़ा जो बढ़ने लगा। जनता ब्रिटानी सरकार द्वारा दी जा रही कर्जों से मुक्त होना चाहती और फिरंगी सरकार की ओर हल्ला बोलने की तैयारियां हो रही। ईस्ट इंडिया कंपनी के बेवकूफी भरे नियमकारों और उनकी मनमानी ने लोगों के नाक में दम कर रखा था। अब फिरंगियों को हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा और रीति रिवाज से कोई मतलब नहीं, बल्कि वो तो उसे खत्म करने में लगे। अब लोगों को शक होने लगा कि ब्रिटानी सरकार उनका धर्म बदलना चाहती है और देश की करोड़ों जनता को गुलाम बनाकर, या यूं कहें कि बंदूक के दौर पर तरफदारी करने वाले राजा रजवाड़ों की ताकत के बल पर हिंदुस्तानी जनता को गुलाम बनाकर उनका दिमाग खराब हो गया, या यूं कहें कि दिमाग में पलीता पड़ गया जो कभी भी विद्रोह के रूप में विस्फोट हो सकता है। आखिरकार एक सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के बाद तमाम छावनियों में बगावत फैल गई। आप उस सिपाही को देख रहे हैं, ये वही बाकी सिपाही। अरे गुरुजी, ये हम हैं, भूल गए? अरे हम पंडित महाराज की लिखी हुई किताब मेरी यात्रा से निकले हुए किरदार हैं। किरदार, ऐसा बोलो ना। अरे अंग्रेजों का सिपाही कोई भरोसा है, पता नहीं कब गोली मार दे। हम खुद अंग्रेजों के सैनिक हैं। मेरे दादा चाकरी करते थे परदादा की, ठीक है, लेकिन शासक तो बदलते रहते हैं, शादी तो करनी पड़ेगी ना। जी जी जी, हम वैसे मथुरा से आ रहे हैं। तो आपको लौट जाना चाहिए। लड़ाई का जो माहौल चल रहा है उससे आपकी ये यात्रा कठिन हो सकती है, हो सकता है जान भी जाए। लेकिन मथुरा में महायज्ञ होने वाला है, अब वहाँ बहुत सारी दान दक्षिणा कराने के लिए जा रहे हैं। अभी से लौट कर भी तो मुश्किल ही है। कैसी बात कर रहे हैं महाराज? अच्छा बताइए, हम लोग क्या हैं? हमें क्या पता महाराज, हम लोग किसान मजदूर हैं, हम लोग तो मजबूरन ब्रिटानी के सिपाही बने, मगर आपने तो पीढ़ी दर पीढ़ी शास्त्रों का अध्ययन किया है। आप तो विद्वान ब्राह्मण, आप भूखे क्यों मरोगे? फिर भी भूखा बनने की नौबत आई है श्रीमान जी। अरे इन फिरंगियों के वजह से जमीन जायदाद के लाले पड़ गए, इतने टैक्स लगा दिए कि जमीन जाते रहे। अब भिक्षा ही आमदनी का जरिया है। लेकिन इस वक्त हमारी बात मान लो, अपने गांव लौट जाओ। ठहरो, इनको अपने साथ में रहना। एक विद्वान आदमी हमें भोजन या वस्त्र तो नहीं दे सकेगा, लेकिन स्पष्ट वैचारिकता और दृष्टि तो दे ही सकता है। हमें इनसे लाभ ही मिलेगा। अरे भाई, यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं, इन महाराज को क्या खिलाएंगे? अरे वापस जाकर भूखा मरने से अच्छा है कि आप जैसे क्रांतिकारियों के साथ हैं। आपके साथ जो रूखा सूखा मिलेगा खा लेंगे। वैसे अभी आपको कहाँ जा रहे हैं? ग्वालियर, वहाँ से कुछ रुपयों का या अस्त्र शस्त्र का बंदोबस्त हो जाए तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। क्या ये लड़ाई भूख को भी खत्म करेगी? नहीं, अभी तो ब्रिटानियों के खिलाफ, फिर भूख से भी लड़ लिया जाएगा। हम लोगों ने मेरठ और कानपुर को तो आजाद करा लिया है, अब ग्वालियर से होकर दिल्ली जा रहे हैं, वही हमारे दूसरे साथी सिपाही मिलेंगे। नंबर देखना, अब देखना, अब तो ब्रिटानी सूरज डूबेगा और रात बदलेगा। लेकिन कैसे? यहाँ के रजवाड़े, यहाँ के फिरंगियों के साथ कितने ही राजा रजवाड़े सब मिले हुए हैं। अरे अपने ही लोगों से कौन लड़ेगा? महाराज, हम लड़ रहे थे, यहाँ की आम जनता लड़ेगी। अंग्रेज इस बात से इतराते फिरते हैं कि इनका सूरज कभी नहीं डूबता, पूरी दुनिया देखेगी। हम लोगों ने ससुरे गोरों का सूरज डुबो दिया है।
वैसे हमने सुना है कि अंग्रेज बहुत सा अच्छा काम करने वाला। अरे भाप से चलने वाली रेलगाड़ी, दूर दूर तक बात करने वाला यंत्र वगैरह वगैरह। कोई अच्छा काम नहीं करने वाला। रेलगाड़ी तो यहाँ कमाल समुद्री जहाज तक आसानी से पहुंचाने के लिए चलाई जाने वाली है। और फिर इस रेलगाड़ी के रास्ते में कितनों की जमीनें हड़प ली, कितनों ही राजों के राज हड़प ली। मान न मान मैं तेरा मेहमान, साला जगह घर के आगे में दी थी, रसोई घर तक घुसा। रसोई से आता है, पहले हम भूख से निपट लें। कुछ निकालो निकालो। रोटी निकालो ना तो फिर। ये लीजिए महाराज। अरे धर्म भ्रष्ट हो गया। आप लोगों ने धर्म भ्रष्ट कर दिया। आप लोग ब्रिटानियों की नौकरी करते हो, उन्होंने आपको क्रिस्तानी बना दिया। अरे महाराज आपको दीन दुनिया की खबर भी है। अरे धर्म भ्रष्ट होता है इसके पहले ही हमने विद्रोह कर दिया। लेकिन धर्म भ्रष्ट तो हुआ है श्रीमंत। लो भाई अब इनको पूरी कहानी सुनाओ। विलायत से कुछ बंदूकें आई हैं, इनका नाम इनफील्ड बंदूकें हैं। उसकी मार अचूक, लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें जो गोलियां डाली जाती है उसमें जिल्द लगी होती है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? ये लो सुनो, पूछते हैं तो क्या हुआ? अरे दद्दा उसमें जिल्द लगी होती है। हाँ चर्बी? जी हाँ। बताओ, सुनकर उल्टी कर रहे हैं। महाराज हमारी बात मान लो, आगे मत जाओ। क्यों? आज से तीसरे दिन हिंदुस्तान में क्रांति होने वाली है। खूब लड़ाई झगड़ा लूट होगी। ब्राह्मण देवता ये काल 1857 है। ये काल 1857 इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन अपने ही लोगों से कौन लड़ेगा? महाराज बताए तो हम लड़ रहे हैं। अंग्रेज का शासन अब तक ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया है। उनके दिमाग को दुरुस्त करने के लिए एक छावनी में क्या तो छावनी का नाम था वो बंगाल से है कि मेरे को? हाँ भैया, मैं भी गया था बंगाल सेना की बेलरपुर छावनी में। मैंने पूरे क्रांतिकारियों को चाय पिलाई, मंगल पांडे को भी चाय पिलाई। चाय पी के क्या वीरता पाई है। चाय में इतनी कम थी कि ज्यादा जापानी थी। जाइए उधर। हाँ महाराज वही छावनी थी। दरअसल हुआ यूं कि 29 मार्च को कलकत्ते के बैरकपुर मैदान पर परेड ले रहे अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर मंगल पांडे ने हमला कर दिया। जनरल होयसे ने जमादार ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमादार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। लेकिन विद्रोह और हमले के प्रयास में मंगल पांडे घायल हो गए और उनका 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल करा दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। लेकिन ब्राह्मण देवता आप देख सकते हैं कि मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की चिंगारी अभी बुझी नहीं। वहां से विद्रोह शुरू होकर मेरठ की छावनी जा पहुंचा। देखिएगा महाराज, 1857 का साल हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा से दर्ज होना है। अरे महाराज, वहाँ देखिए वो रही मेरठ की छावनी। आइए पता नहीं कहां से आ जाते हैं नामरा लाल मुंह के बंदर। आज हमारे देश में व्यापार करने, अब तो राजाओं की तरह राज करने लगे हैं। रणस्थल के मंडप में रुचि का पूजन होता, हाय हा हो ही मंत्रोच्चारण होता, पुष्पांगों के चलते दूध छोड़ सर में, बड़ी माला मुंडों की उग्र के कंठ अधर में, है भी नाच रही, है भी नाच रही, हाय हा हो ही। दुबे जी, अरे सुन भी लीजिए। मैं कह रहा था बड़े नाराज दिखाई दे रहे हो, फिर किसी फिरंगी से झड़प हो गई क्या? अरे भाई ब्रिटेन से नई बंदूकों के कारतूसों का खेप आया, उसी को उठाकर गोदाम में रखना पड़ा। अच्छा। बड़ा लाके क्या मतलब, मैं तुझे कामचोर लगता हूँ? अभी तो रानी विक्टोरिया के विदूषक लग रहे हो। मैं बताऊं क्या हुआ? पता भाई तो मैं डर से मर रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। बेटी बोरी उठाकर ले जा रहे थे, तभी वो लड़खड़ा गया और बोरी से गोलियां भी छटक कर नीचे गिर गई। फिर क्या? कमांडर साहब तमतमा गए और दुबे जी के गाल में चाटा रसीद कर दिया। दुबे जी को ये बात करवा दी, चिल्लाते हुए चले अब ये गुलामी नहीं चलेगी। अभी छोड़ो ये लड़ाई बड़ाई, तू बच्ची का खेल खेलते रहा। देखो सांस नहीं टूटनी चाहिए। हुत्तुत्तू 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 हुत्तुत्तू, भारी है वजन गुलामी का भारी है, गधा कमजोर मेरा है, धर्म का बोझ इतना सारा, मर न जाए बेमुख बेचारा। फिर वही झगड़े वाली बात, उनका धर्म धर्म और हमारा धर्म धर्म नहीं। ठीक है, नए सिरे से शुरू करता हूँ। तोता राम चेला राम, सुन मेरे चेला राम, चल खेल चालू कर। पहले तुम अरे देखना कहीं पहले तुम में रेल ना छूट जाए। एक तो गुलामी करो, दूसरा पिछाड़े पर डेट भी खाओ। ये रेलगाड़ी वाले क्या बात कर रहे अब हैं? भैया खेल में रेलगाड़ी छूट गई थी, वही बात तो कर रहे थे बस। ना हमारा रेलगाड़ी की बात ना करो तो अच्छा है। रेलगाड़ी आई नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ चलने वाली है वहाँ के खेत जमीन सरकार ने छीन लिया है। मेरा भी खेत इस रेलगाड़ी ने छीन लिया है। खैर मेरी बात छोड़ो, मैं तो नौकरी करके पेट पाल रहा हूँ, लेकिन बहुतेरे किसानों की मरने की नौबत आ गई है। झगड़ा शुरू होने वाला है, खेल शुरू हो। नहीं पहले तुम जनाब। नहीं जनाब, पहले तुम। अरे देखना कहीं पहले तुम मैं नाम ना लेना सामुराद का। ओके
अकड़म पकड़म चू चू चू, इस बंदूक से मेरी रक्षा हो। ही हू हे आओ जी आओ हमला करे। ही हू हे हमला करोगे किस पर? खाली हिंदुस्तानियों पर, खाली हिंदुस्तानियों पर। हो ही हे अपने ही लोगों पर गोली चलाओगे। मुआ 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 ये धाए 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 तू ही है तू अपने ही लोगों को मारता है, अंग्रेज की बंदूक धरता है, अंग्रेज के तलवे चाटता है, फिर भी भूखा सोता है। किसान 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 खेत में धान उगाता है, गधा अंग्रेज खाता है। ही हू हे खेत हमारे अंग्रेज लगान लेता है, किसान भूखा सोता है। भैया गधे में बारूद लगा है, तबड़क तबड़क चलता है, लड़ाई के मैदान में जाना है, बंदूक में पानी भरना है। अबे बंदूक में पानी भरना है? नहीं बारूद भरना है। घोड़े दौड़ लगाए हैं, खुरकट 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 खुरकट। अंग्रेज ने हंटर मारा है, गुलाम हमको बनाया है, गुलाम हमको बनाया है। रात का पानी सूख गया, अंग्रेज का गुलाम हो गया। वाह भाई वाह, मत करो। पानी से याद है पांडे जी, अपना लोटा तो दीजिएगा, वो खेत में नहीं जा रहे हैं, पानी भरना था। ही हू हे पांडे जी से लोटा मांगा लोटा पांडे जी से, लोटे की जात को पुकार दिया, लोटे को भ्रष्ट कर दिया। हमसे लोटा मांगने की हिम्मत कैसे हुई तेरी पे? क्या भ्रष्ट हुआ? लगी है चर्बी कारतूस में, जानवर की चर्बी लगी है उसमें, नोच दांतों से काटा है, बारूद तब बंदूक में डाला है, बारूद भरा। वाह गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, वाह भाई वाह। मौज करो, तभी हो गए भ्रष्ट तुम तो। हल्कू देखो तुम्हारी सांसें रुक रही है, तुम हार गए हो। सांसें तो पांडे जी की रुक गई हैं। देखो चेहरा कैसा तबतबाया हुआ है। अबे लोटा नहीं दिया तो इस तरीके से बात करेगा? भर लाया हूँ पानी, भर लाया हूँ मशक मेरी पानी से भर लाया हूँ, दरिया मशक में भर लाया हूँ, शहर घूम इधर आया हूँ, खबर में सबकी रखता हूँ, खबर में हर बात की रखता हूँ। क्या कहा तूने? गोलियों में चर्बी, कांचवर की चर्बी लगी है। पांडे हो लेकिन बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे तो होने जो कारतूस की बात पर फिरंगियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, उनसे डरते हो, हम पर रगड़ते हो, पकड़ना है तुम पकड़ो। डरता नहीं हूँ। मुझे पहले ही मालूम था ये फिरंगी हमें क्रिस्तान बनाना चाहती है। अब यह दिन भी देखना था, अब अल्लाह ही इन फिरंगियों को समझेगा। अबे अल्लाह भगवान तेरे बाद में समझेंगे, पहले सुनो, मैं फिरंगी से निपटूंगा। अब इसमें आके हमें काम नहीं करना चाहिए। अच्छा भाइयों, सब लोग ध्यान से सुनो। अब बात धर्म की है। हम ये कारतूस नहीं लेंगे। अगर कारतूस के लिए मजबूर किया गया तो हम विद्रोह करेंगे। 3 दिन बाद यानी 10 मई को परेड होनी है। ये दिन विद्रोह के लिए ठीक रहेगा। हम अंग्रेजों को यहाँ से विदा कर देंगे और परेड वाले दिन हम सब सिपाही मिलकर अंग्रेज कमांडर से 3 बार कहेंगे कि हम कारतूस नहीं लेंगे। ठीक, इस पर अगर अंग्रेज नहीं माने तो? अबे बारूद तो बंदूकों में भरी जाएगी, निशाना होगा फिरंगी का सिर, फिर इन फिरंगियों को छावनी में कैद कर लेंगे और गोला बारूद सब कब्जे में कर लिया जाएगा। ये विद्रोह कमजोर नहीं पड़ने दिए, समझे? श्रीमान कारतूस को लेकर हिंदू मुसलमान सिपाहियों में जो नाराजगी थी, इसकी खबर अंग्रेजों के भरोसेमंद सिपाहियों ने अंग्रेजों के बड़े अफसरों तक पहुंचा दी। कोलकाता में बैठे गवर्नर जनरल ने हुक्म जारी कर दिया कि कारतूस जो खुशी से ले तो ठीक, वरना जबरदस्ती की जाए, और जो सिपाही हुक्म मानने से इनकार करे उसकी वर्दी उतार ली जाए, हथियार छीन लिया जाए। फिर क्रिस्तानी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नर जनरल ने 84 पदों की एक सूची तैयार की और सभी रजवाड़ों को कोलकाता की सभा में बुलाया गया। लेकिन बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ की बेगम को बुलावा नहीं भेजा गया। इस तरह के कायदे सुनकर हिंदू मुसलमान ने अपने धर्म का अपमान माना और इसका विरोध किया, लेकिन गवर्नर जनरल ने किसी की एक ना सुनी बल्कि सभी को चलता दिया। अब गोलियों में जानवरों की चर्बी वाली बात चली रही थी कि इस प्रकार के कायदों ने आग में घी का काम किया। तभी लोग बोल उठे, क्या इस धरती पर अंग्रेजों का काल खत्म? अरे उन्होंने उनके धर्म पे हमला जो किया था। अब मैं सोच रहा था आगे जाऊं या नहीं, तभी वो 2 सिपाही जो शुरू में आए थे वापस मेरे पास आए। वो देखिए। महाराज तुम दक्षिणी ब्राह्मण, अगर आगे उत्तर की ओर जाओगे तो मुसीबत में आ जाओगे। हमारी सलाह है कि आप आगे मत जाओ। आपकी बातें सुनकर चिंता तो हो रही है, लेकिन अब इतनी दूर आए हैं तो परदेश से बगैर कमाए कैसे लौट जाए? ये आप जान, आगे रात और मृत्यु रात रही, हमें खुद नहीं मालूम हमारा अंजाम क्या होगा। सुनो, आज से 3 दिन लड़ाई निश्चित है। अपनी जान बचाना हो तो लौट जाओ। सिपाही लोग ज्ञान देकर चलेंगे, हम भी आगे बढ़े। 10 मई 1857 की सुबह करीब 10-11 बजे होंगे।
और छावनी कोई 1-2 मील दूर होगी, तभी तोपों और बंदूकों की आवाज आने लगी। धुएं के बादल उठ खड़े हुए। भैया मैंने देखा कि मृत्यु पास ही। मैं तो छावनी के पास बनी दीवार की ओर में जा चुका और जो देखा बस प्रकार है वो देखी। सब कल इस पर सिपाही विद्रोह करने की योजना बना रही है। बेकार की बात। वो देखो सारे सिपाही कतार में खड़े हैं। तुम बेकार की गप मत मारा करो। तूफान की पहले की शांति है सर। अधिकतर तो गोपाल अंग्रेज सिपाही है। विद्रोह की बात तो तुम भूल ही जाओ। सर कारतूस पर चर्बी वाली बात से सभी भड़के हुए हैं। बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे के लगाए गए विद्रोह की चिंगारियां भी खुशी नहीं। मैं तो कहता हूँ रविवार की परेड स्थगित कर। तुम ज्यादा मत सोचो, बवाल नहीं होगा। ये हिंदुस्तानी लोग हैं, कभी रिस्क नहीं लेता। सिस्टम जो भी हो उसमें खुद को एडजस्ट कर लेता है। परेड तो होगी, फिर चाहे संडे हो या मंडे, यू कैन गो नाउ। सारे लोग भड़के हुए हैं। देखो ड्रिल के लिए सैनिक जमा है, कहीं कोई भगावत की संभावना नहीं दिख रही। किसी भी वक्त हमला हो सकते हैं। मेरी राय यह है आप इन सबसे बंदूकें ले। बकवास। कारतूसों का इस्तेमाल तो न करना ही पड़ेगा। यू कैन गो। यस सर। मैंने सैनिक बोर्ड की मीटिंग में वार्निंग दी थी। ये ग्रीस लगे कारतूस उपयोग के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए मंगाया गया। अगर कारतूस दिए ही जाना तो यूरोपियन सैनिक को दिए थे, लेकिन आप लोगों ने मेरी चेतावनी तो ध्यान नहीं दी। मैंने खुद कल शाम डिपो के सारे हिंदुस्तानी सिपाहियों की परेड कराई थी। हाँ, हालांकि सारे सिपाहियों ने बहुत ही विनम्र भाव से विरोध किया था कि कारतूसों का उपयोग उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है, लेकिन अब वो सब शांत खड़े हैं। मुझे लगता है कि सिपाहियों को इनके इच्छा अनुसार ग्रीस लगाने की अनुमति दी जाए। उनके बीच अफवाह फैल चुकी है कि कारतूस पे लगी हुई चर्बी गाय और के मांस से बनाई जाती है। ये हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाओं के विरुद्ध है। लोग भड़क जाएंगे। वो लोग तो वैसे ही भड़के हुए हैं। ये देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और यहाँ के शासक आम लोगों को भड़का कर खुद का शासन चलाना चाहते हैं और ये देश में हमेशा चलता रहेगा। यहाँ के अमीर व्यापारी हमारे तैयार किए हुए बिजनेस पर नजर गड़ाएंगे और यहाँ के लोगों को सदियों की गुलामी ने धूर्तता और छल कपट सिखाया है। इनका सामाजिक उत्थान से कोई लेना देना नहीं। उनका किस तरह से फायदा हो बस यही सोचते हैं। ठीक, जो लोग सदियों से चुप बैठे, जिन्होंने बेवकूफ राजाओं के अत्याचारों का विरोध नहीं किया, जो अचानक समर्थ भाव से गोली चमड़ी वाले गुलाम हो, अचानक बगावत पे क्यों उतरा? हो सकता है दुर्दशा के लिए अंग्रेज नौकरशाही को जिम्मेदार मानते हो, लेकिन ये तो जमाने का दस्तूर है। अगर आपको व्यापार चलाना है तो शासकों को कब्जे में ले लो। आम जनता वैसे ही गुलाम हो जाएगी और आम जनता की ताकत को खत्म करने के लिए उनकी धार्मिक भावना को उकसाते रहो, जिससे आम जरूरत की ओर उनका ध्यान ही ना जाए। हमारी फूट डालो राज करो नीति ने वैसे ही इनकी ताकत को खत्म कर दिया और हो सकता है दुर्दशा के लिए हमें जिम्मेदार मानते हो। हिंदुस्तानियों के बीच एक अफवाह। इन्हें लगता है कि बुराई की जड़ ब्रिटिश प्रशासन की व्यवस्था में एक और अफवाह है जो कि इनके आप बीच फैली हुई कि हमारा राज्य 1757 में स्टार्ट हुआ और 1857 यानी 100 साल बाद खत्म हो जाएगा। एक और अफवाह है। एक और जी, कमल और चपातियां जगह जगह घुमा घुमा कर बांटे जा रहे हैं। ये विद्रोह के लक्षण। तुम सही बात कर रहे हो डकर। सुनो, मेरे पास पक्की खबर है। आसपास के देहातों और शहरों से बागियों की सेना दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। ये लोग बहादुर शाह जफर को दोबारा राजा बनाना चाहते हैं। पहले मुगल के गुलाम, फिर ब्रिटिश के गुलाम और फिर मुगल के गुलाम बनना चाहते हैं ये लोग। ब्लैक इंडियंस। ओह माय गॉड डकर, ये लोग और कितना बेवकूफ बनेगा। सुनो, इस गदर में इनका कोई लीडर नहीं है और इस गदर को आसानी से दबाया जा सकता है। तुम जाओ तैयारियां करो। कितने डरे हुए दिखते हैं चेहरे। ये चेहरे हमेशा डरे दिखेंगे, हम लोग रहे या ना रहे। और मेरे आने वाली संतानों का बिजनेस इनसे इसलिए भी चलेगा क्योंकि हम इनके गौरव के प्रति सम्मान इसे खत्म कर देंगे। यही हमारा मूल आधार होगा। इस देश से हम लोग निकल भी जाए, प्रशासन हम लोगों का कभी खत्म नहीं होगा। अटेंशन! बंदूक सीधी करो, कारतूस निकालो, धाक से नोचो, बारूद नली में भरो। मेरा ऑर्डर है कारतूस लो। मेरा ऑर्डर है कारतूस लो, नहीं तो जेल भुगतो। तुम्हें नहीं, ये ऐसे नहीं मारेगा। आप पैसा मजूद है। हाँ, बिछाड़े पर अंडे खाने का बदला लोगे? ये नहीं पूछने की बात है, ये लो। हुआ काम तमाम। बोलो श्रीमान, भादों का महीना था। मैं देखता चल रहा था कि जगह जगह गड़बड़ मची हुई। जगह जगह जमा होकर लोग बड़े ही रहस्यमय तरीके से बातचीत कर रहे थे। मेरठ से निकले सिपाही अपनी ताकत बढ़ाने के लिए छोटे राजाओं और जमींदारों को लूट रहे हैं। फिर
लोगों से पता लगा कि श्रीमान नाना साहब की ओर से तात्या टोपे और शिंदे सरकार से फौज और नगद मदद मांग रहा। मैंने बाजार में तात्या टोपे को देखा। आम जनता की बातचीत से पता चल रहा था कि मात्र धर्म और कारतूस की लड़ाई ना होकर आम जनता के हक की लड़ाई थी। आखिरकार इनके अजीबोगरीब कायदे और लगान लाद कर इनकी सहज जिंदगी को मुश्किल जो बना दिया और जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया, जिससे अब आम लोग भी विद्रोहियों की सेना में शामिल हो गए। वो देखिए, ये फिरंगी तो मुंह का निवाला ही छीने ले रहे हैं। बस ये आगे बचे पास के गांव में जलते हुए घर से लाया हूँ। कहीं घरों के तो चूल्हे बुझे पड़े हैं। अरे ये धीरे धीरे करके हमारा सब कुछ छीन लेंगे, लेकिन जो आप दूसरे दिल में लगी है उनका कैसे अंग्रेज बुझाएंगे? सोचता जा रहा है मुसाफिर, गिरती दीवारें फिर बन सकेंगी। अच्छी फसल आई थी, लहलहाती फसल को देखकर दिल खुशी से नाच उठा था। ऐसा लग रहा था घर के आंगन में बस सोने की वर्षा होने वाली है, पर लगान की बढ़ोतरी ने सारे ख्वाब को हवा कर दिया। अरे देखो तो, कोई वहाँ पे खड़ा हुआ है। अरे अरे बुड्ढे ऐसे ही बोलते हैं क्या? अच्छे से बोलो, अच्छे से। जी गुरु। अरे कोई फिरंगियों का जासूस ना हो। सुना है मेरठ में गदर के बाद फिरंगियों ने जगह जगह अपने जासूस बैठा रखे हैं। अरे कोई ब्राह्मण लग रहा है, बुलाए का, भूखा ना हो। अरे हमारे पास खाने को नहीं है, अब उसे और क्या खिलाएंगे? अरे तुम चुप रहो, तुम कुछ भी बोलती हो। बोल फिर भी बुला लेते हैं, भूखे ना। अरे भैया, अरे भैया कहाँ देखता इसी? हाँ चले आओ। हाँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आप लोग की आवाज सुनकर पेड़ की ओट में जा चुका। लगा कोई चोर डाकू ना, पर जब आप लोग की आवाजों में अंग्रेजों की खिलाफत सुनाई दी तो सामने आ निकला। कहाँ से आ रहे हैं महाराज? मेरठ से। मेरठ से? वो तो सिपाहियों ने गदर किया था। अरे इतना अतिरंजित अभिनय तो मत करो। सॉरी अंग्रेजी। अरे श्रीमंत अब तो यही चलेगा। मेघालय की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो आ रही है देश में। महाराज आप वो सब छोड़ो और ये बताओ कि मेरठ में क्या चल रहा है? तो सुना है सिपाहियों ने गदर कर दिया है और हम सब जल्द आजाद हो जाएंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। कब आजाद होंगे ये तो पता नहीं और ना जाने कब अच्छे दिन आएंगे, पर हाँ बड़ी क्रांति हुई, हर जगह अफरा तफरी मची है। अरे भैया मैं भी लगातार बाकी सिपाहियों के साथ निकला हूँ। यहाँ वो कोई अंग्रेजों की गोला बारूद की गाड़ी आने वाली, तो वो उसे लूटने निकले तो मैं आ निकला। और महाराज छावनी में गदर क्यों हुआ था? अरे फिर वही बात दादा, अभी पिछले दृश्य में दर्शकों को समझाया था कि नहीं समझाया? बुढ़ापा है बेटा। अरे इनकी किताब के अनुसार हम ये दिखा रहे हैं कि इसमें किसान मजदूर भी शामिल हुए। अब देखो भूल गए पिछले दृश्य कहाँ छोड़ा? पत्नी का संवाद था। हाँ तुमनी? ओ भाई। अरे दो लाइन गा देना। दो लाइन। ठीक गा देते हैं। सोचता जा रहा है मुसाफिर, सोचता जा रहा है मुसाफिर। इस बार अच्छी फसल आई थी, लहलहाती फसल को देखकर दिल खुशी से नाच उठा था। ऐसा लग रहा था घर के आंगन में बस सोने की वर्षा होने वाली है, पर लगान की बढ़ोतरी ने सारे ख्वाब को हवा कर दिया। इतना लगान तो कभी नहीं देना पड़ा था, जैसे पकी फसल पर किसी ने आग लगा दी हो। अरे मुझे तो लगता है अंग्रेजों की नीयत बिगड़ गई है। यहाँ का सारा सब कुछ लूटकर ब्रिटेन की रानी को भेंट कर रहे हैं। ना जाने कौन सी कयामत आ गई है। मैं तो पहले ही से कहती थी कि जमींदार से पैसे उधार ना लो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? भूख तो मजदूरी करके मर जाएगी, लगान से कैसे गला छूटेगा? अरे अच्छी फसल की उम्मीद पे उधार लिया, पांव से लिपटता गेहूं खड़ा, लेकिन लगान की मार और अंग्रेजों को देने के बाद कुछ भी ना बचेगा।
अरे ये भी नहीं सोचते किसान खाएगा क्या, कब लगाएगा कैसे। हाँ ये सच है, जिसे कभी पेट भर भोजन न मिलता हो, घास भूसे से पेट भर लेना कोई खाना है। किसान रात दिन पेट पिटना मेहनत करता है, तब भी रोटी कपड़े को नसीब नहीं होता। अंग्रेजों ने अपनी अयासी और आरामखोरी के लिए लगान को बढ़ाया है। चलो हम सब मिलकर जमींदार से फरियाद करते हैं, शायद लगान में कुछ माफी हो जाए। अरे जमींदार के मान जाने से थोड़े लगान की माफी होती है। अंग्रेज सरकार माफ करे तब ना, नहीं तो जमींदार को लगान अपनी जेब से चुकानी पड़ेगी। अंग्रेज सरकार को तो खजाना भरने से मतलब है। सरकार एक पैसा भी नहीं छोड़ेगी। अगर इस साल कुछ छोड़ भी दिया तो अगले साल सूद समेत सब कुछ वसूल कर लेगी। वही तो कह रहे हो बाबा, अंग्रेज सरकार तो हर बहाने से रुपया खींचती है। रुपया ना खींचे तो अंग्रेज अफसरों को मोटी तनख्वाह कहाँ से दे, घोड़ा गाड़ी का खर्चा कहाँ से निकले। अंग्रेज अफसरों की 7 दिन की तनख्वाह लाख लाख रुपए होती है, उसकी पूर्ति हम पर टैक्स लगाकर करती है। फिर सरकार लगान के एक पाई भी क्यों छोड़ने लगी? सही कहा, सरकार लगान क्यों छोड़ने लगी? जो ऐश बड़े से बड़े अफसरों को हासिल नहीं, वो अंग्रेजी अफसरों को हासिल है। और इस साल में कई दफा दफ्तर का बहाना कर पहाड़ों समुद्रों की सैर करते हैं। छोटे से छोटा अफसर भी राजा महाराजाओं की तरह ठाठ से रहता है। एक एक अफसर पर दर्जनों नौकर, ऊंचे ऊंचे महल नुमा सरकारी बंगले। बागीचे तो इतने बड़े होते हैं कि साल भर की खेती हो जाए। और सुना है खाने का कमरा तो इतना बड़ा है कि 3-4 झोपड़ी उसमें समा जाए। और यहाँ हम लोगों को भरपेट खाना नसीब नहीं। अरे देखना एक दिन हमारा राज होगा, हमारी सरकार होगी तो हर तरफ समानता होगी, कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होगा। क्रांति मिलनी जरूरी है तभी जीवन बदलेगा। मैं तो कहता हमें भी क्रांतिकारी में सब शामिल हो जाना चाहिए। सही बोला बिल्कुल बेटा तुमने, हमें भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देना चाहिए। अरे आखिर कब तक सहेंगे ये अन्याय? क्या तुम भी अंग्रेजों से लड़ने चले जाओगे? हाँ, तुम माँ के घर चली जाना, मैं अंग्रेजों से खूब लड़ूंगा। जब आजाद होंगे तब सब उधारी चूक जाएगी, फिर वापस आ जाना। हाँ, तेरे घर खूब खाया पिया और अब जब लौटाने की बारी आई तो मायके चली जाओ। हम साथ में लड़ाई के मैदान पर जाएंगे और वहाँ तुम्हें गर्मा गर्म रोटियां खिलाया करूंगी। वाह क्या बात कही है, अंग्रेजों से लड़ेंगे और गर्मा गर्म रोटियां खाएंगे। सही बात है, अमोद शुरू हो जाओ। अरे गुरुजी जरा साथ दीजिए। हाँ बंदूक दुश्मन को मार बारूद बिना तोपों से उतारकर फायर एक तिरंगी याद भारत माता की जय जयकार। आओ सखी जिंदा रहना है, लड़ेंगे जरूर। अरे ये क्या गा रहे हो? अरे श्रीमान, माना कि हम 21वीं सदी में इस नाटक का मंचन कर रहे हैं, पर दिखा तो 1857 का काल रहे हैं ना। अरे कुछ भी गाओ यार, लेकिन दुख के गाने गाओ, इससे में ताकत मिलती, लड़ने की ताकत मिलती है। सही कहा, जो लुटना था लुट चुका, अब और शोषण ना हो ये तय करना है। बरसों बरस हो गए, बरसों बरस हो गए, खजाना खेत में दिखे। बरसों बरस हो गए, खजाना खेत में दिखे। पाया है जो कौन अपना है, पाया है जो कौन अपना है, मिट्टी में मिल जाना है। बरसों बरस हो गए, खजाना खेत में दिखे। अगर अकबर बादशाह माई का गाना सुन लेता तो तुझे दरबार में रख ही लेता। तब तो भैया एक रत्न बचता। क्यों? बाकी के नौरत्न कहाँ जाते? अरे क्योंकि बाकी के नौरत्न कहाँ भी जाते। मैं तो चली झांसी की रानी के किरदार की तैयारी करने, तुम लोग बैठे रहो। भैया बागी सिपाही गांव में देखे गए। अरे अम्मा, मैं इन बागियों की सेना में भर्ती होऊंगा। अरे डरने वाली कोई बात नहीं, ये मेरठ के विद्रोही सिपाही, मैं उन्हें जानता हूँ। यहाँ गांव में ठहरना ठीक नहीं, तलाशी हो सकती। सूचना देर से मिली, अब सोचने समझने का वक्त नहीं है। एक काम करो, सब यहाँ वहाँ बिखर जाओ। आधी रात होने को आई, अभी तक बुलावर की गाड़ी नहीं आई। तुम मुताबिक क्यों जाते हो? अरे जितनी ही देर में लौटेगी उतना ही सन्नाटा होगा, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अभी इनके दुख लोग आ जा रहे हैं। अभी जो लड़का हम लोग को यहाँ देख गया, उसने गांव में खबर कर दी होगी। एक खबर और है, जमींदार की घोड़ा गाड़ी आने वाली और उसमें उसकी बीवी मायके से लौट रही है। उसके बदले कोई 5000 के गहने तो होंगे ही। जमींदार की घरवाली बंधन का निकलेगी तो कम से कम 10,000 से कम का माल ना होगा। आज ये सीधा हाथ में आ जाए तो एक बार में ढेर सारा गोलाबारी जा सकता है। ये सब कुछ करके अंग्रेज पर छोड़कर हमला किया जा सकता है। हमें चाहे कोई खजाना ही मिल जाए, पर फिरंगियों से जीतना आसान नहीं। उनके साथ राजा महाराजा लोग मिले हुए, हमारा विद्रोह कुकर्म या लूट माना जाएगा। कुकर्म क्या हम ही करते हैं? कुकर्म तो फिरंगी कर रहा है। जमींदार हुए अंग्रेज लगान के नाम से डाका मारता है, फिर भी उन डकैतों के महल खड़े हैं। सेठ साहूकार गद्दी पे मसलन लगाए हुए पड़े रहते हैं, घोड़ा गाड़ियों हवा गाड़ियों में सैर करते हैं।
सरकार भी उन्हें बड़ी बड़ी पदवियां देती है। पता नहीं क्यों विधाता की निगाह हम लोग पे इतनी गलत रहती है। काम करने का ढंग है। अंग्रेज लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए हमसे ज्यादा चतुर हैं। कुकर्म भी करते हैं और मौज भी उड़ाते हैं। वही पत्थर मंदिर में पूछता है और वही नालियों में लगाया जाता है। अब छोड़ो ये सब। मैं से बहुत दिनों से एक बात पूछना चाह रहा था। क्या वाकई तुझे कारतूसों का दांत से बचा था? ना छेड़ यार, साले दे। अब तुम भी अपने दिमाग का गुबार निकाल लो। कह दो कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, मैं ईसाई हो गया हूँ। नहीं, वो बात नहीं। अच्छा, रात के सन्नाटे में चिंगरों की आवाज के साथ किसानों के पाक गीत सुन रहा है। ईसाई बन जाएगा तो उसका मजा ले पाएगा। पागल हो गया। फिर क्यों मैंने कारतूस के लिए अंग्रेजों से विद्रोह किया? अब हम तो लाल लकी की एक बात जानते हैं, अगर ऐसा ही हो जाते तो हमारे बच्चे गिल्ली डंडा छोड़ क्या खेलते? ईद दिवाली होने की खुशी कहाँ से आती? हमारी औरतें की अच्छी पोशाक छोड़ क्या पहनती? और वेद पुराण, दर्शन काव्य, हमारी किताबें सब पैर तो जाएंगी। इतिहास मानव की मूर्खताओं, दुर्भाग्यों, अपराधों और बर्बरताओं का एक रजिस्टर मात्र होता है। एक ढंग से बात सही हो सकती है, किंतु हमें इतिहास पढ़कर इन बुराइयों से बचने की प्रेरणा मिलती है। अब इससे भी तो इनकार नहीं कर सकते। जागता है खुदा और सोता है आलम, कि रिश्ते में किस्सा है निंदिया का बालम। ये किस्सा है सादा नहीं है कमाल, न लफ्जों में जादू बया है जमाल। सुनी कह रहा हूँ न देखा है हाल, फिर भी न शक के उठाए सवाल, कि किस्से पे लाजिम है सच का असर, ये झूठ भी आके बनता है हुनर। आपकी तरह समझिए क्या? तुम तो ऐसे डपट रहे हो जैसे मैं कोई चोर हूँ। अरे भैया, बागियों की सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। कहो क्या कहते हो? तो सुनो, जवान तो बड़ा गठीला और जीवट वाला लगता है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा सुनो, कहाँ जा रहे हो? घर कहाँ पर है? ये सब कहानी पूछकर क्या करोगे? तुम लोग फिरंगियों के सिपाही हो, मुझसे मत उलझो। हम फिरंगी के सिपाही हैं, ठीक है? बिना तलाश लिए किसी को जाने नहीं देते। यहाँ क्या धराई की तलाशी को धमकाते हो? दौलत के नाम से बस यही लाठी है, इसे मैं बिना 10-5 का सिर फोड़े दे नहीं सकता। तुम समझ गए हम लोग कौन है या नहीं? ऐसा क्या मेरा बुद्धू ही समझ लिया तुमने? तो फालतू बात क्यों करते हो? जेब में जो कुछ है दे दो। तुम भी बहुत बड़े पागल हो, चील के घोंसले में मार ढूंढते हो। समझ गए, शायद गोलाबाद की गाड़ी आ रही है। चलो हम क्या करते हैं? ये तो बांधती है, क्यों ना जमींदार की घर वाली होगी? खबरदार, किसी को सारा किधर कर दूं, वही औरत है। अरे भाई, तुम जीते, तुम हारे। भले ही जमींदार कितना भी कमी ना हो, भले ही ये उसकी औरत है, लेकिन एक औरत पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। बोलो, अब करेगा कोई मुझसे मुकाबला? माई तुम जा सकती हो। हाँ माई, तुम जा सकती हो। आदर्श बने में अच्छा खासा शिकार हाथ से निकल गया। आखिरकार जमींदार की घरवाली वही गहने पहनती जो उसने गरीबों से इकट्ठा किए। जो भी हो, कमजोरों पर कभी दबिश नहीं देना। आखिरकार अंग्रेजों से इसी बात को लेकर तो हमारी लड़ाई चल रही है। बोलो, अब मुझे अपनी सेना में शामिल करोगे या नहीं? सिराजुद्दौला के लाला भी कहा करते थे कि उनको मौका नहीं मिला, ये तो अंग्रेजों को कब का निकाल भारी किया होता। अरे वो पेंडक वाला तो अरे पेंडा नहीं, कमाली बोलो। अरे कमाली पेंडक जो भी कहाँ है? अरे लक्ष्मी बाई किरदार की तैयारी कर रही है। अरे श्रीमंत, मैं उसका किरदार कर लूं? मजाक अच्छा करते हैं। अरे रामलीला में मैं सीता मैया का किरदार किया करता था। कर पाओगे ना? जी बिल्कुल। बस लाल बचा लेना। ये श्रीमंत ठीक है श्रीमंत। खबरदार। अरे चल हटा बंदूक, बंदूक तेरी बहुत देखी मैंने बंदूक। मुन्ना, अरे मुन्ना तू इधर आ। कौन है बे? अरे तेरा किरदार चिड़ी अम्मा का किरदार कर रहा है। हाँ, माँ तू ना वक्त देखती है ना बिना। अरे वही बागी सिपाही जिनकी सेना में शामिल होने के अरे तो क्या है, गुड़िया पर बंदूक तानेगा? खैर, जब मैंने सुना कि मेरे के विद्रोही सिपाही यहाँ आ चुके तो दौड़ी चली आई। अरे मेरे मुन्ना भी तुम्हारी सेना में शामिल होना चाहता है, इसे भी अपनी सेना में कर लो। इसकी मूछें भी नहीं खिली, ये लड़ पाएगी? अरे मुझे तो अकबर बादशाह की भी नहीं खिली थी, और 13 की उम्र में गद्दी पर बैठा था कि नहीं, लड़ाई जीती कि नहीं, तब ये क्यों नहीं? सत्य कहती है अम्मा। तेरे कितने बच्चे हैं? एक ही है। तो इसको लड़ाई में क्यों भेजना चाहते? अरे मेरे 5 बच्चे होते तो भी उनको देश सेवा में लगा देती ना मुराद। हम अपने देश का ऋण अदा करनी चाहते हैं। अरे हमारे देश के कितने ही बच्चे वीर अंग्रेजों से लड़कर शहीद हो रहे हैं, कितने ही माँ बाप के बच्चे मारे जा रहे हैं। मैं से आप लोग के हवाले करती हूँ। मैं भी फिरंगियों से लड़ते हुए अपने देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ। फिरंगियों से दोनों हाथ करने के लिए मेरे बाजू फड़क रहे हैं। देख रहे हो ना, बाजू फड़क रहे हैं। अरे इसकी लाठी गांव में कोई झेलने वाला भी नहीं है। एक दिन अंग्रेज का इसने सर फोड़ दिया था इस लाठी से। तो हमारे काम का है। अंग्रेजों से नफरत करने वाला हर हिंदुस्तानी हमारा दोस्त होता है। अच्छी बात है भाई, तुम्हारा लड़का हमारी सेना में ले लिया जाएगा। ले बेटा, मेरे हाथ की आखिरी रोटी खा ले। पता नहीं दोबारा मिलना भी हो कि नहीं, पर हाँ मेरी 2 बातें याद रखना कि हैसियत से बाहर खर्चा मत करना
और कभी भूल से गलती हो जाए तब तुम्हारी बात हल्की ना लगे, ठीक है? हाँ, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा, ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा। कितना कदीम कितना नईम सब दुनिया से न्यारा, कितना कदीम कितना नईम सब दुनिया से न्यारा। करती है जरखेज जिसे गंगा जमन की धारा, करती है जरखेज जिसे गंगा जमन की धारा। हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। चलिए श्रीमान, दिल्ली चलते हैं। अंग्रेजी फौज जब बगैर किसी मुकाबले दिल्ली शहर में काबिज हो गई और बहादुर शाह जफर को पूरे ऐशो आराम के साथ किले में कैद कर लिया गया, तब दिल्ली के आंदोलन हम कर दी, बूढ़े बादशाह के लिए और बढ़ गई। अब इन सब के बावजूद लाल किला और बहादुर शाह जफर आम हिंदुस्तानियों की सत्ता का केंद्र थे। 10 मई 1857 मेरठ में क्रांति का जो धमाका हुआ, उसे गदर का नाम दिया। गदर के सिपाही अपने बाकी साथियों को छुड़ाकर सीधे दिल्ली पहुंचे और उनके साथ आसपास के गांव के किसान के लोग भी शामिल हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया। उस समय तक ऐसा माना जा रहा था कि बहादुर शाह जफर न सिर्फ हिंदू मुसलमान को एक कर दी, बल्कि क्रांति की एक नई भारत लिख दी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों ने जिन जिन जगहों को फिर से जीत लिया था, वहां भारतवासियों पर ऐसे अमानुष अत्याचार हो रहे थे कि वो सब बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते, सांसें थर्रा जाती। अंग्रेजों ने घेरा डाल डालकर गांव के गांव जला दिए, जो भी सामने आया उसे गोली और संगीनों से छलनी कर दिया। एक खूनी दरवाजे पर लोगों को लटकाकर गोली से उड़ा दिया गया। दिल्ली का गदर 7 महीनों में उलट गया, शहजादे मारे गए, शहंशाह और उनकी बेगम को कैद कर रंगून भेज दिया। इस तरह 10 मई 1857 को शुरू हुई क्रांति 21 सितंबर तक आते आते हाफने लगी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। गा दीजिए। गजब कर दिया, गजब का शेर है। किसका लिखा हुआ है? मिर्जा गालिब का लिखा हुआ है हुजूर। गालिब साहब का लिखा हुआ? देख रहे हो वजीर साहब, अब हमें कुछ याद नहीं रहता, अब हम उम्र दराज हैं, याददाश्त भी अब कमजोर हो चुकी है। मेहरबानी हुजूर, लेकिन आजकल आपके सिक्के नहीं चलते। लेकिन एक शेर और सुनिए। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने है हम नशीब, कि एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। अरे याद आया, ये तो गालिब साहब का शेर है। वजीर साहब, आजकल गालिब साहब नहीं आ रहे हैं। हुजूर, फिर ने उनका वजीफा बंद करा दिया। वजीफा फिर चालू कराने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड साहब विस्काउंट से मिलने कलकत्ता गए। भूल गए हुजूर, आपने तो अर्जी लिख कर दी, साथ में अरबी घोड़े दिए थे जिससे वो जल्द कलकत्ता पहुंच सके। हाँ याद आया, बहुत तकलीफ में है बेचारे।
हम खुद वजीफे पर हैं, वरना हम ही मदद कर देते। कम से कम उन्हें दर दर भटकना तो नहीं पड़ता। फिरंगियों से तो इस कदर नाराज हैं कि गालिब साहब कह गए कि मुगल बादशाह अगर मुगल बादशाह की तरह रियाया के सामने ना पेश हो सके और फिरंगियों से ना लड़ सके तो वो कभी नहीं आएंगे। वो जानते हैं हम बीमार हैं, उम्र दराज है। अकबर बादशाह का ये वंश शर्मिंदा है कि वो फिरंगियों का कैदी है जो अपने अंधेरे महल में कैद है। इसके अलावा सिक्कों से भी बहादुर शाह का नाम हटा दिया गया। लेकिन हुजूर, फिरंगियों की इस हरकत से रियाया नाराज हो जाएगी। हुजूर वो क्या हुआ? आप क्यों रहे हो? हुजूर वो कुछ बोलो भी। हम सबकी बेचैनी क्यों बढ़ा रहे हो? कमिश्नर भाई। हाँ भाई, कमिश्नर फिरंगी फ्रेजर तशरीफ लाया है। बुला लाइए, इसमें घबराने की क्या बात? वो क्यों दरबार में आना चाहता है? वजीर साहब उसे दरबार में आने की इजाजत क्यों दे रहे? ये फिरंगी जिस तरह की बात करते हैं उससे बेइज्जत महसूस करता हूँ। शहंशाह हिंद की बेइज्जती करे, इतनी हिम्मत उसमें कहाँ है? उसके साथ एक लेफ्टिनेंट। हाँ भाई, लेफ्टिनेंट भी तशरीफ लाया हुजूर। एक और बात है हुजूर, मेरठ में जिन सिपाहियों ने गदर किया था वो जमुना पार कर दिल्ली पहुंच गए हैं। मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को। ये खबर तो बड़ी हैरतनाक है। सच क्या वो सब दिल्ली पहुंच गए हैं? भरोसा ना हो तो किले के पीछे के झरोखे से झांक कर देख सकते हैं हुजूर। बागी फौज जमुना की रेत पर इकट्ठी हो रही है। शायद इसी वजह से फिरंगी अफसर आपसे मिलना चाहते हैं। फिरंगियों को मैं दरबार में आने की इजाजत नहीं दे सकता। क्या बादशाह का वक्त फ्रेजर तरह के सरकारी नौकरों के सहारे बीतेगा? फिक्र ना करें हुजूर, बेरकपुर, कानपुर और जिस तरह की खबर आ रही और जिस तरह की गदर हुई, उससे लगता है कि जल्द ही फिरंगी इस मुल्क को अलविदा कह दे। देखना हुजूर, चारों तरफ फिरंगी आपको सलामी देंगी और आप शाही मायना में बादशाह कहलाएंगे। माशाअल्लाह, गजब के अल्फाज हैं आपके पास। हम आपको सलाम ठोकता है। सलाम ठोकता नहीं, सलाम करता। आप शायद दरबार के कायदे भूल रहे हैं या गैर हिंदुस्तानियों के आने की इजाजत नहीं। अब आपकी चोचले नहीं चलेंगे। बादशाह कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। क्यों? आपकी छावनी हुए विद्रोह को शायद आप भूल रहे हैं। जल्दी आपको यहाँ से फेंक दिया जाएगा। जिस तरह से राजुद्दौला को ठिकाने लगा दिया गया, उस तरह इन गदर करने वालों को भी लगा दिया जाएगा। इसकी बातों पे एतबार ना कीजिए जापना। इसे महल में खड़े होने की तमीज नहीं है। देखिए कैसे मटक के खड़ा। हुक्म दीजिए, इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। कोशिश करके देख सकते हो। यहाँ से 5 मील की दूरी पर 10,000 ब्रिटानी फौज आ पहुंची। अगर मेरे ऊपर आ जाए तो ये महल, आपके लोग, सारा शहर सब खत्म समझे। बादशाह को कैद किया जाता। सभी लोग खामोश हो जाइए। ये फिरंगी मेरे दोस्त हैं। अब तो इस किले में सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही है, लेकिन वक्त का पता बढ़ता रहता है। मैं जानता हूँ बाहर दिल्ली में इस वक्त दुकानदारों खरीदारों की अफरा तफरी मची हुई है। हम रहे या ना रहे, आप रहे या ना रहे, ये अफरा तफरी हमेशा रहेगी। तो अब इस लाल किले में पड़े रहने का क्या फायदा? कैद कहीं भी रहे कैद है। लॉर्ड गवर्नर जनरल विस्कॉम कहने का आपसे वादा करते हैं कि शहंशाह को मिलने वाली पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। मैं समझ गया हूँ। मुझे इंसानों की नजरों से दूर ले जाकर छुपा कर रखना चाहते हैं। इसकी बातों पर एतबार नहीं किया जा सकता जापना। कितनी वादा खिलाफिया दस्तावेजों में दफन है। बिल्कुल बच रहा, सुन रहे हैं? बिल्कुल बच रहा। ये फौज में शहर का दाखिल होने का ऐलान है। जय झूठे हैं, ये बिल्कुल की आवाज सुन रहे हैं जापना। ये चिरकुटे अंग्रेज नहीं, ये हमारे भाई मेरठ के बागी सिपाही हैं। इन्होंने महल को चारों तरफ से घेर रखा है और नारे लगा रहे हैं, मारो फिरंगी को। सुन लीजिए जापना। हुजूर बादशाह सलामत। आप 3 दुनिया के बादशाह हैं। आपको खुदा ने 22 सूबों का मालिक बनाया है। तमाम हिंदुस्तान की रियाया में आपकी रैयत शुमार होती है। तमाम हिंदुस्तान आपका फरमाबरदार है। आज भी पूरे हिंदुस्तान में मुनादी की जाती है तो आवाज यही होती है, खिलकत खुदा की, मुल्क बादशाह का, हुक्म खास अवाम का। बागी सिपाहियों की ये तकरीर मेरे लिए यकीन करने लायक नहीं है। मुझे अपने कमजोरी और मजबूरियों का एहसास है। सुनिए, बाकी फौजों ने जो कुछ किया है बगैर सोचे समझे किया है। हुजूर बादशाह सलामत। अंग्रेज लोग आपकी तरफ से मालिक का मुख्तार है। हम लोग
आपके पास फरियादियां हैं, इंसाफ के उम्मीदवार हैं। हम अंग्रेजों के मुल्जिम हो गए हैं, सरकार की नियम में फितूर है और हमारे दीन व मजहब का बिगाड़ किए है। जब चाहा तब हम हिंदुस्तान को ईसाई कर लिया। हम बगावत कर मदद के लिए हाजिर हुए हैं। खामोश भाइयों, खामोश हो जाइए। सरकार कुछ कहने वाली। भाई ये बादशाह तो बोल रहा है, लड़वाएगा। खामोश, वो बादशाह है। हुजूर, बस आपका ही सहारा है। सुनो भाई, मुझे बादशाह कौन कहता है? मैं तो एक फकीर हूँ जो तकिया लगाए टीका लेटा हूँ। ये बादशाह तो बादशाहों के पास साथ चली गई। मेरे पास खजाना नहीं कि मैं तुम्हें तनख्वाह दे सकूं। मेरे पास फौज नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझसे किसी तरह की उम्मीद ना की जाए। ओ, तो तुम लोग मेरठ छावनी के सिपाही हो। तुम में से कोई बच नहीं सकता। बादशाह सलामत, हम मेरठ के रिसालदार हैं। आपसे मदद के लिए दिल्ली पहुंचे। तुम सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खामोश रहेंगे बदमाश, अब आप मेरे कहने नहीं। बादशाह सलामत, हम आपकी खिदमत में शामिल होना चाहते हैं। हम फिरंगियों से मुकाबला करने को तैयार हैं। इस फिरंगी को हम यही खत्म कर देंगे। जिन फिरंगियों का तुमने नमक खाया है, उसी का कत्ल करना चाहते हो, वो भी मेरे दरबार में। ये हमारा देश है, हम किसी के गुलाम नहीं, ना ही हमने किसी का नमक खाया है। रंगी ने तो धोखे से अपना राज कायम किया है, लेकिन अब तो हमने अपनी आजादी का हल्ला बोल दिया है। हम यहाँ आते ही नहीं खुदाबंद। इस अंधेरे महल में कौन आना चाहता है, लेकिन हम आने को मजबूर हैं। इस अंधेरे महल में गुजारी की दरकार है, अवाम को जगाना है। इस लड़ाई की अगुवाई जब आप करेंगे तो अवाम भी एकजुट होगी और जीत हमारी होगी। कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। झांसी, अवध, सतारा, नागपुर और संबलपुर को अंग्रेजी अमल में मिला लिया गया है और इनके उत्तराधिकारी राजा अंग्रेजों के पेंशन पाने वाले कर्मचारी बन गए हैं। अब हमें इतनी ताकत नहीं बची कि आपका नाम तो साथ रहेगा, समझ रहे ना? आपके पास खानदानी ताकत। आप गाजी लिखते हैं, गाजी का मतलब है जंगी लड़ाकू। ये तो आपको पता ही होगा। आप तमीज से बात कीजिए। आपको अच्छा बोलने की नौकरी दी गई है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जंगी लड़ाका हूँ। हुजूर, शाही घराने और जमींदार तो अपने आप को बेरोजगार अधिकारी बता रहे। वो फिरंगियों से हार का बदला लेने के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ इस फिरंगी को मारकर उसी जगह भेज देना चाहिए जहाँ इसने हमारे लोगों को भेजा है। बादशाह सलामत, आप इन बातियों से बात ना करें, वरना गवर्नर साहब गुस्सा हो जाएंगे। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मुझे इन सिपाहियों से कुछ नहीं कहना। मिर्जा फिरंगी, बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहा था। मेरा चेहरा तो याद है ना? हाँ, तेरे जैसे काले कुत्ते को याद रखना मेरे जूते के बाहर है, बूते के बाहर है। और हमारे पास इतना वक्त नहीं कि तेरे जैसे काले कुत्ते को याद किया जा सके। बादशाह, आपको हमारे साथ चलना होगा। खामोश, तुम हिंदुस्तान के बादशाह को हुक्म देने की जरूरत कर रहे हो। अगर मुझे यहाँ कुछ हुआ तो हम आपके शहर में पूरी हमारी फौज पूरा कहर बरपा देगी और तुम सबको गिरफ्तार कर तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, बात मत करो। तो सुन नहीं रहा है? आगे मत बढ़ो, बचो फिरंगी। ये क्या किया तुमने? उसको मार डाला, ये सब चंदा दिया है। अभी उठ जाएगा, करेगा। हमारे दरबार के कायदे नहीं है। मेरे दरबार के कायदे हमें कहाँ से मालूम होंगे? हम जुलाही के बेटे हैं, किसान के बेटे, लोहार के बेटे। जो बादशाह से फिर से बादशाह, पूरी दिल्ली बागियों की आवाज। हुजूर, शहंशाह जहांगीर की तलवार फिरंगी लूटकर बरेली ले गए। महाराज जी, क्या अभिनय किया। श्रीमान, 1857 में जब हिंदुस्तान की आजादी की चिंगारी बढ़ी तो सभी विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह को नेता मानकर फिरंगियों की ईंट से ईंट बजा दी। शुरुआती परिणाम ने हिंदुस्तानी योद्धाओं को पक्ष कर, लेकिन बाद में अंग्रेजों के छल कपट के चलते प्रथम स्वाधीनता संग्राम का रुख पलट गया और अंग्रेजों के उखड़ते पांव फिर से हिंदुस्तान की सरजमी पर जम गए। बादशाह को कैद कर हुमायूं के मकबरे में शरण अंग्रेजों ने उन्हें वहीं कैद कर रखा। अंग्रेजों ने बादशाह के साथ बहुत जुल्म किया। एक बार जब बादशाह को भूख लगी तो अंग्रेज उनके सामने थाली में बरोस कर उनके बेटों के सिर ले आए। इस बार बादशाह ने जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। आजादी के लिए हुई क्रांति को पूरी तरह से खत्म करने के मकसद से अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह को देश में निर्वासित कर रंगून भेजा। वो चाहते थे कि अपनी अंतिम जिंदगी की सांस हिंदुस्तान की सरजमी पर लें, पर उन्हें वहीं दफनाया जाए, लेकिन ऐसा हो ना पाया। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार,
किसकी बनी है आलमे न पायदार। आइए श्रीमंत, अब मैं आपको मेरी यात्रा के उस पड़ाव पर लेकर चलता जहाँ एक स्त्री लाखों वीर योद्धाओं से बड़ी स्त्री। जी हाँ, अंग्रेज हर तरफ से जीतते चले जा रहे थे। आजादी के लिए बेचारे गदर वाले अपनी जान पर तो खेले, परंतु जय अंग्रेज सरकार की। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान से अरबों की हीरे जवाहरात लूट ले जाकर विलायत में अपनी लंका बना ली। रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के देहांत के बाद गोद लिए बच्चे को राज्य देने के संबंध में लिखा पढ़ी चला, परंतु अंग्रेज सरकार ने मना कर दिया और इस पर रानी ने विरोध किया। तब अंग्रेजी फौज के कप्तान ह्यू रोज ने झांसी पर चढ़ाई करने की तैयारी की और 8वें रोज बड़ी पिल्लय मची। बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। तोपे और बंदूकों की आवाज के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नगाड़े बिगुल आदि बज रहे थे। तोपे, बंदूकें, मरते हुए हजारों मनुष्य की चीत्कार, सब मिलाकर बड़ा ही भयंकर वातावरण उपस्थित हो रहा। किले के परकोटे पर गोलंदाज सिपाही एक के बाद एक गिरते जा रहे थे। उनकी जगह नए लोग खड़े कर दिए जाते। रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई को बढ़ाती हुई कालपी निकल। इधर कालपी में भी घमासान युद्ध छिड़ गया। एक गोली रानी लक्ष्मीबाई को लगी, पर वो ना मानी श्रीमंत, दोनों हाथों से तलवार का वार करने लगी। रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ी। सामने एक छोटा सा नाला था। उसको पार करने के बाद अंग्रेज सवारों का रानी लक्ष्मीबाई को छू सकना असंभव हो जाता, परंतु रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा बजाय छलांग मारने के वहीं चक्कर काटने लगा। अब अंग्रेज सवार और अधिक निकट आ पहुंचे। रानी लक्ष्मीबाई अकेली रह गई। तभी अंग्रेज ने पीछे से आकर रानी के सिर पर वार किया। सर का धमीना भाग अलग हो, दाहिनी आंख में निकल कर बाहर आ गई, पर वो ना मानी श्रीमंत, टूटे हुए तलवार से वार करने लगी। में एक बार रानी की छाती पर हुआ। सिर और छाती से खून के फुहारे फूटने लगे। रानी ने उस घुड़सवार जिसने रानी पर वार किया था वही काट दिया। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। मैं अपनी झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। उनने में हर बोलोगे वो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी स्त्री वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलोगे वो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी स्त्री वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे एक तक भारतवासी। वो भी जो इतिहास लगे सच्चाई तो चाहे फांसी। जाओ रानी याद रखेंगे एक तक भारतवासी। वो भी जो इतिहास लगे सच्चाई तो चाहे फांसी। वो मधुमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। वो मधुमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तू दुनिया में निशानी। तेरा स्मारक तू ही होगी तू दुनिया में निशानी। तुम देले हर बोलोगे वो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी रानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। आप मेरे मित्र हैं, बड़े साहब मालकम भी मेरे मित्र। मैडम जैसा मेरा छोटा भाई हूँ। इस वक्त मैडम अगर मेरे साथ होता मुझे बड़ी खुशी हुई। खाटन से क्लियर से ये निकल चुके हैं। अगर आप नहीं तो उनका हुक्म मंगवा दूँ। विजय साहब, दामोदर राव बड़ा ही होनहार। देखना बड़े होके झांसी को चमका देगा। मैं चाहता हूँ
इसे उत्तराधिकारी बनाने की अनुमति दिलवा दीजिए। और हाँ, मेरी नाट्यशाला में नाटकों का मंचन हो या ना हो, लेकिन कलाकारों को खजाने से दिया जाने वाला वेतन उन्हें मिलता रहे। सरकार आप ज्यादा ना बोले, तबीयत खराब हो जाएगी। और वो हम खामोदर राव को गोद लेने वाली एप्लीकेशन अभी अप्रूव नहीं हुई है। सरकार अगर हमारे डॉक्टर की दवा देते तो अच्छा होगा। और बोलूंगी, आपकी दवाओं की कोई जरूरत ही ना रही। मुझे साहब, मेरी अंतिम प्रार्थना ये झांसी ना आराम से लेता हूँ। अच्छा सरकार, अब मैं चलता हूँ, समाचार मिलते ही दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। मेजर साहब, भूला नहीं, आपको आप पर भरोसा है। हमारी अंतिम प्रार्थना को भूला नहीं। चलता हूँ। नहीं मालूम नहीं, हमारी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। मेरी मृत्यु पर भी नहीं। इन अंग्रेजों का कभी यकीन मत करना। व्यवसायी की तरह आए और पूरे देश में राजाओं की तरह काबिज होकर ये झांसी और यहाँ की जनता तुम्हारे मेरी झांसी की रक्षा करना मेरी। अपने इंग्लैंड का एक पॉलिटिकल लीडर इस अखबार में क्या छाप रहा है? क्या नाम है उसका? अर्नेस्ट जॉन्स, समाजवादी आदमी। उसमें कार्ल मार्क्स का भी असर। वैसे फ्रांस के अखबारों में भी 1857 में बड़वाल के बारे में कुछ छपा। फ्रांस तो हम लोगों का विरोधी देश है। और ये अर्नेस्ट जॉन्स क्या लिखता है? हाँ, भारत का सैनिक विद्रोह कोई फौजी बगावत, ये राष्ट्रीय स्तर पर आजादी के संघर्ष। और आगे सुनिए, विश्व के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा हिसाब भरा और महान और जरूरी विद्रोह, जब पोलैंड, हंगरी और इटली ने अपनी आजादी के लिए खड़े हुए, तमाम अंग्रेजों ने हमदर्दी जताई, तो फिर हिंदुस्तान को भी हमदर्दी मिलनी चाहिए। ये तो उन लोगों की राय है। अब मुझे लगता है कि झांसी की रानी से लड़ने की नौबत आने वाली है। ओह माय गॉड, फिर लड़ाई। बहादुर शाह हमने रंगून भेज दिया, अब दिल्ली हमारे कब्जे में। एक से बढ़कर एक पर दिमाग लोग हैं। अब सिपाहियों की ही बात ले लो। मुंह से कारतूस खोलने से इनकार किया तो हमने रगड़ दिया। क्या हाल हुआ? सारी क्रांति धरी की धरी रह गई। जितना वेतन हम लोग इन लोगों को देते हैं, उतना इनके राजे रजवाड़े तो क्या पूरी दुनिया में इन्हें कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ के राजे रजवाड़े, नवाब, सुल्तान, बादशाह, सब ने लूटा है, पर ये लोग खुश रहते हैं। गुलामों से विपत्तर जिंदगी जीने के लिए मजबूर रहते हैं ये लोग, और जानवरों से विपत्तर जिंदगी इनके पोते जीते रहे हैं। क्या ये लोग भूल गए इसके पहले के अटैकर्स ने इनका क्या हाल किया था? अरे भाई, हम तो रेलगाड़ी लेकर आए हैं, जल्दी टेलीफोन भी लेकर आएंगे। यूरोप में कोई चीज नहीं आती, इसके पहले हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। पर फिर भी पता नहीं क्यों ये लोग क्रांति पर उतारू रहते हैं। ये सब राजा रजवाड़ों को भड़कावे में है, और आइंदा से आने वाली संतान ने भी इसी तरह भड़कती रहेंगी। और ये लोग अयोग्य को ही शासन देते रहेंगे, ब्लडी इंडियंस के। इस रानी का एरिया है, इसके जासूस आसपास ही होंगे। हाँ तो कौन डरता है? तुम्हारे रिसाले में जो कुछ पंडित माथा रंगाकर और जो मुसलमान टोपी पहनकर आते थे, इस क्रांति के बाद तो सबके दिमाग से धर्म की धूल उतर गई होगी। क्यों? हाँ, पहले की तरह कोई अपना धार्मिक बखेड़ा लेके नहीं आता। ये पहचानना मुश्किल है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। ये बहुत ही हालत भरा मुल्क। इन पर भरोसा नहीं किया जाता। इनका ऊँट कब किस करवट बैठे पता नहीं। यहाँ का आम पुरातन हिंदुस्तानी बिल्कुल जाहिल और नादान है। अंग्रेजी पढ़ने से कुछ अकल जरूर सुधरेगी। सुनो, मैंने कुछ दिन पहले तात्या को महल में आते देखा। तो अरे महाराज जी जी पीछे चल रहे हैं ना? हाँ, अरे तात्या टोपे को मैंने भी महल में देखा था। अच्छा, जी हाँ, वो भी लिख लीजिए। इधर में रहिए। तो भारत का सैनिक विद्रोह कोई आम जनता नहीं, और वैसे भी वो नाना पेशवा का आदमी पेंशन जब्त होने का कंपनी से नाराज, और मराठा राज्य के नाम पर अभी सिर्फ झांसी की धरती बची। इसे पाने की कोशिश या फिर यहाँ से विद्रोह की संभावना हो सकती है। फटका तो मेरे मन में भी है। कह रहा मुझे लगता है कि हमें झांसी में छावनी में सिपाहियों को तो बढ़ा लेनी चाहिए। और सुना स्टुअर्ट, तुम झांसी के आसपास 8 मील दूर तक घेरा डाल दो। सरकार क्या क्या करे सर? सरकारी तो तात्या ने जीत ली, लेकिन वहाँ का राजा हम लोगों का भक्त है और लॉर्ड कैनिंग भी इसकी सहायता करना चाहते हैं। और अभी तो झांसी से भी निपटना है। वैसे झांसी की रानी ने मऊ और ओरछा से कुछ फौजें बुलाई, और ये हो सकता यहाँ से विद्रोह शुरू हो सकता। वैसे अटैक होने पर ये भी हो सकता कि तात्या चरखारी छोड़कर झांसी की तरफ। अच्छी बात है, आने दो, यहाँ दोनों से निपट लिया जाएगा।
रानी बाई साहब पर आँच नहीं आने दूंगी। क्या हुआ झलकारी? रानी जी, कहीं कहीं तो मेरा घर था। किसानों की पाक गीतों की आवाज सुनकर आज मुझे उन दिनों की याद आ गई। अपनी संस्कृति बचाने, किसानों के गीत बचाने, किताबों में लिखे को बचाने के लिए, स्वराज पाने के लिए लड़ना तो होगा ना। सच है रानी जी, कीड़े मकोड़ों की तरह खुद को यूं ही विलीन नहीं होने देंगे। मैं बतलाऊंगी इन अंग्रेजों को कि हिंदुस्तान में कितनी लौ बची है। आजादी की इस लड़ाई में अगर मर भी गई तो कोई दूसरा मुझसे बड़ा लड़ाका देश शक्ति में होम होने के लिए खड़ा हो जाएगा और इस भूमि का उद्धार करेगा। रानी जी, ये चिट्ठी आई, पढ़ लीजिए। इसमें तो कोई हस्ताक्षर सील ठप्पा नहीं है। ऐसी चिट्ठियां सभी और पाई गई। अब और नहीं समझ आता, आखिर कब तक ये अंग्रेज आग की किरकिरी बने रहेंगे। उठो, जागो, धर्म और देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाओ। इन गिनती के विदेशियों ने इस विशाल देश को गुलाम बना रखा है। सिपाहियों ने जो विद्रोह किया उसे शांत मत होने दो। निकालो इन अंग्रेजों को, देश को स्वतंत्र करो। ये चिट्ठी कहाँ से मिली? इस चिट्ठी को सरदार तात्या जी ने दिया। तात्या टोपे कहाँ? झांसी में ही है। झांसी में? मुझे खबर नहीं। बाहर ही खड़े हैं। मेरे बाल से बाहर खड़े हैं। जल्दी उन्हें अंदर बुलाओ। चलिए। इस चिट्ठी का क्या प्रयोजन? ये तो सही वक्त नहीं है इसके जारी होने का। हाँ भाई साहब, इसीलिए तो मैं आया। झलकारी ने बताया कि इस प्रकार की चिट्ठियां महल की छावनी में भी हैं और ऐसा कहा गया है कि एक साधु को छावनी के आसपास देखा गया। मैंने दयानंद स्वामी का सुना। इस पत्र से राज्य के सैनिकों में बेहद जोश फैला। हरिद्वार में उनसे मेरी नाना साहब, अजीमुल्लाह खां, बाला साहब और बाबू गौर की काफी लंबी बातचीत हुई। वहीं पर यह तय किया गया कि अंग्रेजों के विरुद्ध संपूर्ण देश में सशस्त्र क्रांति की आधारशिला तैयार की जाए और एक निश्चित दिन संपूर्ण देश में क्रांति का बिगुल बजा दिया है। छावनियों में ही क्रांति का असर हमारे सैनिकों में नहीं। रोटी तथा कमल को फिर से जनता के बीच भेजना होगा। परंतु ना तो अभी तक लड़ाई की कोई व्यवस्था हो पाई है, ना ही सैनिकों का बड़ा संगठन हुआ है। यदि समय से पहले विस्फोट हो गया तो अनेक सिपाही व्यर्थ मारे जाएंगे और असफलता और निराशा देश को फिर से गुलाम बना देगी। ना जाने कितने समय तक ये देश गुलामी से विपदाग्रस्त रहेगा। स्वतंत्रता संघर्ष कभी असफल नहीं होता मनु भाई साहब। इस चिट्ठी वाली अफवाह को हमें कुछ दिन रोकना होगा, जिससे हम अपना सैन्य संगठन और मजबूत कर लें और लड़ाई के लिए और धन जमा कर लें। पैसों की कोई फिक्र नहीं, लड़ाई बहुत लंबे वक्त तक चलती, इसलिए धन इकट्ठा होगा। गोले बारूद का भी बेहतर इंतजाम, इसलिए जल्दी से जल्दी लड़ाई की जो भी तारीख तय की जा सकती है कर ली जानी चाहिए। अगर आपकी सहमति हो तो अन्य जमींदारों सरदारों से सहमति ली जाए। आसपास के रजवाड़ों से मदद की उम्मीद कम है। उनके दियों में तेल तो है मगर आग नहीं। क्या उनमें आग पैदा नहीं की जा सकती? मैं विद्रोह को जिंदा रखने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमा। ये बात सच है कि अधिकतर रजवाड़े अपनी सैनिक शक्ति अंग्रेजों को देकर ऐशो आराम और मदिरापान निवास और उनकी सैनिक शक्ति पाकर अंग्रेजों की ताकत 10 गुना बढ़ गई। वीर सिंह, छत्रसाल और दलपति के बुंदेलखंड की वीरता हमेशा जागृत रहनी चाहिए। दिल्ली और कानपुर का क्या हाल है? कानपुर में जिन 125 अंग्रेज स्त्री और बच्चों को विद्रोहियों ने मार डाला, जनरल हैवलॉक ने हिंदुस्तानियों के झुंड को फांसी पर लटका कर इसका बदला लिया। दिल्ली का हाल तो और बुरा, जो सामने आया उसे गोली से और संगीत से छलनी कर दिया गया। एक खूनी दरवाजे पर लोगों को लटका कर गोली से उड़ा दिया गया। बादशाह को कैद कर दिया गया, उसके पोते और बच्चों को मेजर हेडसन ने मार दिया। ग्वालियर, वहाँ का प्रबंध अंग्रेजों के हाथों में। और इंदौर? मैं वहाँ भी गया, वहाँ बहुत बुरी स्थिति है, सहायता की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। झांसी में भी तो कुछ नहीं बचा। संभव है झांसी भी हाथ से निकल जाए। झांसी में ही तो सब कुछ बचा है मनु भाई साहब। झांसी से ही तो सबको आशा, क्योंकि यहाँ लड़ा का मनु बस्ती। झांसी से क्या आशा? ये मेरी विश्वास बात है। अंग्रेज दामोदर को झांसी का वारिस नहीं मानी और सिर्फ झांसी ही जो अंग्रेजों के अधिकार में पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, रोटी तथा कमल का फूल घुमा घुमा कर पैदा की गई विद्रोह की आग को शांत नहीं होने दिया जाएगा। सही तारीख और समय पर लड़ाई का बिल्कुल बदलेगा। जल्द हम स्वराज पाएंगे। आपकी मनसा समझ ली और मेरे आने का भी यही प्रयोजन। अच्छा मैं चल। जय महाराज। जय महाराज। आप क्या सोच रहे हैं? लड़ाई के लेकर भीतर से लड़िए। नाना साहब को मदद के लिए खबर दो, तब अंग्रेजों की सेना चारों ओर से गिर जाएगी। ठीक है। तो पे ठीक ठाक कर रही है ना? ऐसे भाव बख्शी इस मामले में बेहतर है। खुदा बख्श इतनी बारूद तैयार रखे कि हम किले के भीतर से ही 3-4 महीने तक लड़ सकें। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। जाओ जल्दी से पीर अली के हाथ तात्या को खबर भिजवा दो। पीर अली के हाथ संदेशा भिजवाने को मेरा मन नहीं मानता। लोगों पर भरोसा करना भी सीखो झलकारी। भाई साहब कोई ब्राह्मण देवता है और उनके साथ कुछ कलाकार भी। अरे हाँ रानी जी, आपने जो नाटक मंडली को बुलाया था वो लोग कोई अभिज्ञा शकुंतला नाटक करने वाले थे। इस युद्ध काल में नाटक मंडली वाले, ईश्वर करे नाटक मंडली वाले सदा जीवित रहे, लेकिन ये वक्त नाटक खेलने का नहीं है। लड़ाई के पहले मंचन देखने को मिल जाए तो बेहतर होगा, फिर लड़ाई में मर जाने के बाद तो नहीं देख पाऊंगी। अगले जन्म में देख लेना।
इस जन्म में तो देश आजाद करना है। नाटक हो जाने दीजिए, मुझे नाटक देखना पसंद है। युद्ध भी तो एक नाटक है, जीवन और मानव की रक्षा के लिए, अपनी कला और संस्कृति को बचाने के लिए। नाटक किसी की जान नहीं लेता, खून नहीं बहाता, युद्ध तो फालतू का खून खराबा। लेकिन ये युद्ध रूपी नाटक जल्दी हो जाए तो अच्छा है, और ऐसी प्रस्तुति हो कि अंग्रेजों को छठी का दूध याद आ जाए, और हमारा देश उनके चंगुल से सदा के लिए आजाद हो जाए। जाओ नाटक मंडी वालों को बुला लो। चलिए महाराज। हेलो ब्राह्मण देवता, इस विपत्ति काल में प्रणाम करती हूँ। सुखी रहो महारानी जी। आपको चिंतित दिखाई दे रही हैं। अंग्रेज झांसी पर घात लगाए बैठे, युद्ध कभी भी हो सकता है, इस पर आपका? मैं लगातार बागी सिपाहियों के साथ हूँ, दिल्ली की ओर जाने की। दिल्ली कुछ दिन तो बागी सिपाहियों के हाथ रही, पर हाँ, अंग्रेजों ने जोरदार हमला, खूब घमासान युद्ध। अधिकतर बागी जो दिल्ली पहुंचे मार दिए गए। मथुरा में होने वाले महायज्ञ में मुझे शामिल हूँ, लेकिन युद्ध के चलते झांसी की ओर चला है। आपके साथी कलाकार कहाँ से चले आए? वो मुझे रास्ते में मिले, झांसी को सुरक्षित स्थल मानकर मेरे साथ चले गए। यहाँ का किला अवैध थे जब जाहिर। फिर उन्होंने ये भी सुन रखा है कि यहाँ बहुत सुंदर नाट्यशाला और बहुत बड़ी पुस्तकालय, जहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें। महाराज आप थक गए होंगे, विश्राम गृह में आपका और नाटक मंडली वालों का इंतजाम कर दे। नाटक मंडली वाले शायद विश्राम ना करें, उन्होंने कोई एक नाटक तैयार किया जिसे दिखाने के लिए वेद आते। जलकार जाओ नाटक मंडली वालों को बुला लो। और सुनो, अरे हद हो गई यार, या खड़े खड़े कहाँ रुकने लगे। महाराज लगता है अंदर बैठे हलवा पूरी भाज रहे होंगे। हम कलाकारों की यही किस्मत है, हर कहीं से आकार दिए जाते हैं। क्यों? पिछला प्रदर्शन भूल गए क्या, जब दर्शकों से वाहवाही लूटी थी? बस इन्हीं दर्शकों की वजह से यही कामना करता हूँ कि अगले जन्म में हमें कलाकार ही बनाना, चाहे कितनी मुसीबत क्यों न उठाने पड़े। ये महाराज बाहर क्यों नहीं आते? अरे क्या भू कर रहे हो, अच्छे से बोलो, ठीक से बोलो। भूख लगी है, वो आ गई। वो आ गई? कौन आ गई? वो आ गई, सुसु। लगता है शोशु आ गई है। तुम्हें भी यही सुसु आ? तो ऐसा बोलो ना। नमस्कार महारानी। मैं महारानी नहीं हूँ, मैं झलकारी हूँ। आप लोग अंदर चलिए। नमस्कार महारानी जी। झांसी में आप सभी का स्वागत है। महाराज होते तो आप लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। यहाँ कई मंडलियाँ आई और प्रस्तुतियाँ दी, आप लोग कैसे अछूते रह गए? हमने कई बार हमारे नाटकों का आवेदन भेजा, लेकिन जरूर पीर अली ने संदेशा लेकर हाँ महारानी जी, ये पीर अली अंग्रेजों से मिलता जुलता, ये बात मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखी। मैंने आपसे कहा था ना, पीर अली पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नाटक विभाग वही देखते हैं, उनके एक पहचान वाले हैं, हमेशा उन्हीं का नाटक कराते रहते हैं, बगैर नजराने से किसी को पूछते तक नहीं। कोई बात नहीं, आप लोगों के पास कोई देशभक्ति युक्त नाटक तो होगा? हाँ है ना, हमने इनकी कहानी पर एक नाटक बनाया है, वो जितना बनाया हमको दिखा देते हैं। बस शुरू हो जाओ। तुम्हारे साथ ये दूसरा आदमी कौन है? कौन ये? हाँ। हमने इससे मिलाना तो भूल गया, ये दीवान दुल्हाजू है। ओह, आप किसी राज परिवार के पुरुष हैं? जी हाँ, ओछा पाठक का तोपखाना इन्हीं के हाथों में। हो, हम खुश हुए। तो आप हमारे लिए क्या काम करेंगे दीवान साहब? जो कहा जाए, ये एक सच्चे आदमी है साहब, इनसे गंगा जल की सौगंध खिलाइए। मानस, हंसो मत, लोटा लेकर आओ। जल्दी करो, आपको गंगा जी की सौगंध खानी पड़ेगी। सौगंध ले लीजिए दीवान साहब। गंगा मैया वाले जो बेईमानी कर रहे बेईमानी किसके साथ? आप सौगंध लो कि कंपनी सरकार के साथ और अंग्रेजों के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। कंपनी सरकार के साथ, अंग्रेजों के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। अभी नहीं, पहले लोटे हाथ में लो और अब कहो कि ओरछा फाटक के तोपखाने से गोले नहीं छोड़ेंगे और ओरछा का फाटक हमारे हवाले कर देंगे। हुजूर, अगर दीवान साहब को नाम भी इसी वक्त बदला देते तो ज्यादा बेहतर होता। दो गांव जागीर में दीवान साहब को हमेशा के लिए। कब मिलेगा? जब हम झांसी पर शांति स्थापित करके कब्जे कर लेंगे तब। आपने जो बोला वो कब करना होगा? जब हमारे मोर्चे के पीछे लाल झंडा देखो, लेकिन जब तक लाल झंडा ना देखो तब तक अपनी टेकरी से हमारे ऊपर गोले नहीं छोड़ना, और हम भी तुम्हारे टेकरी पर गोले नहीं छोड़ेंगे। या तो तुम्हारे बगल में जो ऊपर बुर्ज है उस पर छोड़ेंगे या कुछ नहीं करेंगे। और हाँ, और अगर तुमने हमसे धोखा किया तो हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे।
और अगर हम तुम्हें फांसी पर नहीं भी चढ़ा पाया तो तुम्हारी गंगा माँ तुम्हें भस्म कर देगी और तुम्हारा सारा खानदान खत्म हो जाएगा। हंसो मत, हम हंसते तो तुम क्यों हंसता है? हाट बाजार का दिन। झांसी के निकट के लोग बाजार में पहुंच रहे। झांसी के भविष्य पर चर्चा आम। पीर अली और दुल्हा जुबी महल की ओर जा रहे। सच कह रही है, इन्होंने लक्ष्मीबाई को जो धोखा दिया उससे झांसी सदियों आंसू बहाने वाली। कहा बच्चा? हाँ भैया, हमने गांव में। अब भैया क्या बताएं, जो होते समझिए। अरे हम गांव वाले एकदम ही समझ जाते थे, तो क्या बात आती? तानी गुत्था करके बता। अब भैया बात ऐसी है कि महाराज के स्वर्गवास के पहले कुंवर गोद ही लेते। सो तो सब संसार जानते हैं। अब गोद लेने के लाने लाड साहब को अर्जी पहुंचाई जाती। अब भाई लाने बैठे। अरे लो, गोद के मन बाबे के लाने अर्जी जो कैसे मंदेर रहा। यहाँ तो रोज ही गोद लेते थे, पई के लाने कोई अर्जी पुर्जी तो नहीं दे। क्या सरकार के नए नए और अंग्रेजन के नए नए कानून जो निकले हैं। कानून चल जाए का। अब भैया बड़े लाड साहब की तो खूब ही चलत है। अब भैया सर हमारा रुपए किनके पास धरो है? सब सरकार के पास धरो है। अब अंग्रेजन भाई को लूट कर एक बार में कले जो ठंडा कर लेते हैं। वे तो बात बात पे कानून बरसाओ से। अरे जरा जरा सी बात पे अर्जी लिखो, पे चूरे में डालो। अक्ल कुकड़िया के ऊपर चढ़ गई, सो कब सूझत नहीं, आंखें तक फूट गए। तो का ऐसी फूट गई कि धर्म करम का चुदी क्यों नहीं है? धर्म करम का बेका की है। वे तो हिंदू मुसलमान को बांटे पड़े हैं, लोगों को बरगलाओ तो और अपने में मिला लेते। तो इसमें जो अंग्रेजन की अंधाधुंधी चल जाएगा। भैया ग्वालियर रियासत पर तो उनकी खूब ही चलत है। अब वहाँ को लाड साहब को नौकर जब बाजार में निकला थे तो उतने के बाजार वाले सबने उसको उठ उठ के झूठों के सराम ठोका थे। राम राम। ऐसो राम राम तो राजन लोग को कई जात है। भैया और उनका नौकर है ना अंग्रेजन का, तभी तो काबू राजा। राजा नहीं है वो विदेश के राजा का कोई नौकर है वो। यहाँ तो रानी जू के कितने नौकर निकला थे, बिने तो हम राम राम नहीं करे। वो देखो जो आ जा रहा है। कैसे अकड़ के भौके बाजार से निकलते हैं। हाँ। बच्चों इनको सितारों चौकोर डूबे वो भी। अरे हिंदुस्तानी महाराज इनके माथे पर लिख हुआ है और हमारी फूटी किस्मत ने हमें खा लो। देखत नहीं ससुरन के नाती कैसे झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। व्यापारी बन के और राजा बन के जम गए हैं। अंग्रेजों ने झांसी में दुख बना दिया। रानी का राज है था भाई ना। अंग्रेजों का राज हो जाएगा तब समझ में आएगा। ये कभी नहीं हो सकता, हम उन्हें नहीं देंगे। और क्या भैया हंसी सकता है जो रानी हमारी चली जाएगी। भैया हम अपने सर कटवा लेंगे। तुम पान काट तो लगाते जाओ, सिर्फ काटना कटवाना हम सिपाहियों का काम है। भैया तुम तो वहीं से आ रहे हो ना? क्या? अरे भाई अंग्रेजन की छावनी से जो रास्ता जाते वहीं से अंग्रेजन से तो रोज मिलत हुई है तुम। खूब कही शाबाश बच्चा तुमने खूब कही। अंग्रेजन के लाने जासूस कराते हमें तो यही लगाते भैया। और का और कहीं झांसी ना छिन जाते। देखो तो चुप बैठे नहीं है। गाँव वालों की बातें सुनकर बदल मत जाना। भैया कैसी बात करते हो? हम अपना सर कटवा लेंगे पर झांसी ना जान देंगे। तो सबसे बड़ी गलती हो गई वीर भाई, मैं तो कहीं का ना रहा। देखना इतिहास में मेरा नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। अभी झांसी जीतने वाले अंग्रेजों से जान बचानी है, इनाम इकराम भी पाना है। ये रानी के लोग क्या बात कर रहे थे? सर फालतू की बात है। ओह यू मीन ऑल गॉसिप्स। रानी की मदद के लिए कौन कौन आ रहा है? सर तात्या तोपे को मदद के लिए खबर भेजी गई है। ये नाना पेशवा का आदमी है, वही नाना जिसके मातहती सिपाहियों ने 125 अंग्रेज औरतों बच्चों का कत्ल किया। एक अंग्रेज की मौत पर 1000 हिंदुस्तानियों को मारा जाएगा। 5 साल से 80 साल तक के सभी मर्दों को मारा जाएगा। यू अंडरस्टैंड? नाउ यू कैन गो। दूसरा मैं कहता हूँ ये घर खाली कर दे। क्यों खाली कर दे? तेरे बाप का घर है। खाली कर दे नहीं तो तुमको झड़प खराब कर दिया जाएगा। अब तुम्हारे घर को तोप के गोले से उड़ा दिया जाएगा। खाली कर हिंदुस्तान को, यहाँ अब हमारा कब्जा है। खाली कर देंगे तो जाएंगे कहाँ? हिंदुस्तान खाली करके बोलो कहाँ जाए? समुद्र में जाके डूब मरे। अरे हमारे पास बचा क्या जो तुम घर खाली करा रहे हो? इसलिए घर खाली करा रहे हो ताकि अपने मनमाफिक कारखाने खुलवा सको और रेल की पटरी डाल सको। तुम कुछ भी बोल लो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हमारा सूरज कभी नहीं डूबता है। कोई नहीं बचा सकता। तुम हमारी नकल करता है। अब तो आने वाला पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी नकल उतारेगा। अंग्रेजों, तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग ने अपनी जमीन पर तुम्हें क्या इसलिए जगह दी कि तुम हमारी जमीन छीन लो, हमारे पैर काट दो, हमारे हाथ काट दो, हमारी बहू बेटी की इज्जत को लूट लो, हमारे खून से सींचे खेत तुम्हें छीन लिए। और क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारा सूरज कभी नहीं डूबता। हमारा गुस्सा, हमारा विद्रोह तुम्हारे सूरज को डुबो देगा। हमारा मुल्क, ये वतन तुम्हें यहाँ 1 इंच भी जगह नहीं देगा। तुम्हें यहाँ से सिर पर पैर रखकर भागना ही होगा। सुनो जेंटलमैन, 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 इंग्लैंड से आया मैं व्यापारी बन के, व्यापारी बन के, व्यापारी बन के, हिंदुस्तान में हो गया राजा मैं सीना थान के,
सीना तान के सुनो सुनो हिंदुस्तानियों सुनो, अंग्रेज का खेल हम तुम्हें दिखाएंगे क्या, हिंदुस्तान की हालत में तुम्हें क्या बताएंगे। वो मेरा सूरज चंदा, मेरा चांद सितारा, आसमान से उतरा मेरा हिंदुस्तान प्यारा। देख इस दुनिया में हिंदुस्तान की हालत क्या है। तू ही जिम्मेदार है इसका। हर मूर्ख खेले ही लोग तो हमसे मिले हुए हैं। ये जो मुल्क पे कहर बरपा है, इनके खुली पंजा हमें झकड़ते जा रहे हैं। ये हमारे परिवार और स्त्रियों का कत्ल कर रहे हैं, बूढ़ों का सहारा छीने ले रहे हैं और स्त्रियों का सिंदूर पोंछ रहे हैं और तो बच्चों तक के खिलौने तोड़ रहे हैं। बोलो लाल मुंह के लोगों के यहाँ से भगाना है? तैयार है साथियों? हाँ तैयार है। हमें लड़ना होगा, हमें क्रांति करनी होगी। अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ, इनके हर शोषण के खिलाफ हमें लड़ना होगा। हम इनको एक झटके में देश के बाहर कर देंगे और ये हमारा कर्तव्य है। मारो इसको, मारो! रानी जी, गोरों ने घर घर घुसकर सोना चांदी और मूर्तियां लूटना शुरू कर दिया है। सिर्फ 50 बुंदेलखंड जब तक जिंदा रहे फिरंगी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन पुस्तकालय नहीं बचा पाए। हमें यहाँ से निकलना होगा। नाट्यशाला भी न बची झनकारी, सुंदर पर्दे जिनकी सहायता से रत्नावली, शकुंतला और हरिश्चंद्र जैसे नाटक खेले गए, जला दिए गए। ओ, ये अंग्रेजों की पाशविकता है जो इतिहास में अमिट अक्षरों में लिखा जाएगा। एक और मिटा फिर बन सकता था, राजमहल जला, उसके बनाने वाले फिर उत्पन्न हो जाएंगे। परंतु वेद, शास्त्र, काव्य, पुराण, इतिहास, हिंदी फारसी के अनेकों हस्तलिखित ग्रंथ जिनकी प्रतिलिपि करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, अब दोबारा कौन बना सकेगा। एक और खबर है, तात्या और यूरोस की सेना का मुकाबला बेतवा नदी के किनारे राजपुर गांव में हुआ, लेकिन हारकर पीछे हट गए। हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। हम अपनी हिम्मत के अंत तक लड़ेंगे। चलो। रानी कालपी की तरफ आ रही। कालपी की तरफ? नाना और पेशवा से मदद लेने के लिए। वैसे पागल, कोई औरत भी मर्दों के जैसे लड़ती। जब मर्द सेना आत्मसमर्पण कर रही, वहां एक औरत टिकी हुई। वो पागल नहीं है। पागल है तभी तो। ओके स्टुअर्ट, यदि भारतीय औरतों में से किसी 1% को भी मौका मिले पागल हो जाने का, जैसे कि ये औरत है, तो हमें हिंदुस्तान को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। जब तक ऐसी औरतें भारत में हैं, तब तक हम हिंदुस्तान पर कभी कब्जा नहीं कर सकते। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है कि उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है, समझे? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार पंडित जी, आप वही है ना जो उस दिन किले में कलाकारों के साथ आए? हाँ, मैं वही। क्षमा कीजिएगा, पुस्तकालय के पास युद्ध में वे सभी मारे गए। ये अंग्रेज कितने निर्दयी, कम से कम कलाकारों को बख्श देते, जबकि मृत्यु शैया पर जाने से पहले राजा ने उसे कलाकारों की रक्षा का वचन दिया। हाँ, उन कलाकारों के साथ मेरा लंबा साथ रहा। आप यहाँ क्या झांसी छोड़कर जा रहे हैं? वैसे मैं भी झांसी से दूर हो गई। अगर बेतवा युद्ध के पास तात्या पराजित ना होते, अगर झांसी के किले का द्वार धोखे से ना खोल दिया जाता, तो मैं सचमुच रानी होती और झांसी अनाथ ना होती। मैं भी लड़ाई के वक्त एक घर में फंस गया, तभी हिंदुस्तानी अंग्रेजी सिपाही वहां पहुंचे। घर का सामान लूट रहा था। भाई साहब मुझे तंबाकू खाने की लत, मैंने उसे तंबाकू मांगी, उसने तंबाकू तो दिया पर जबरदस्ती अपने घोड़े पर बिठाकर मुझे यहाँ छोड़ दी और कहा कि अच्छा है कि मेरे सामने पड़े। अगर कोई फिरंगी सिपाही होता तो मैं तंबाकू नहीं गोली खाता। अंग्रेजों ने 5 साल से लेकर 80 साल तक के मर्दों को मार दिया, सभी के साथ बड़ी बर्बरता से पेश आ रहे। क्या झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया है? झांसी पर कब्जा नहीं हुआ है, सिर्फ किले पर कब्जा हुआ है। और वैसे भी अब मामला झांसी मात्र का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है, स्वराज्य का है, जो अंग्रेजों से वापस लेना है। आपकी हालत तो ठीक नहीं है महारानी जी, आपके घाव भी है। ये घाव तो कुछ नहीं उस घाव के सामने जो धरती माँ की छाती पर है। मैं हारी नहीं हूँ, मैं कालपी जा रही हूँ, वहाँ तात्या से मिलूंगी और उनकी सेना लेकर अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण करूंगी। ईश्वर आपको विजय बनाए। जिंदा रही तो फिर मिलेंगे पंडित जी। आज से 20 दिन पहले मैंने नाना साहब को गंगा पार करते हुए नाव पे बैठते हुए देखा था और कहते हुए सुना था कि हे ईश्वर, 150 साल ऐशो आराम के बाद आज पेशवाई का अंत हो रहा। ये सब कहते हुए अपने ओढ़ा हुआ दोशाला, पहने हुए हीरे जवाहरात सब गंगा मैया को अर्पित कर दी और दूर जाके उनकी नाव ओझल हो गई। ऐसा लग रहा था कि डूब गई। हे ईश्वर, रक्षा हो,
और तात्या? वो झांसी की सहायता के लिए आए, पर बीच में अंग्रेजों से लड़ना पड़ा और अंग्रेजों की जीत। मेरा मन शांत है। झांसी दिन ब दिन दूर होती जा रही है। यहाँ पास बाबा गंगादास की कुटिया है, वहाँ चलते हैं, शायद कुछ शांति मिले। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नमस्कार बाबा, मेरा मन अशांत है, आपसे शांति मिलने की आशा है। मैं तो सिर्फ राम भजन ही जानता हूँ। मैंने ब्राह्मण भोज रखवाया था, आप नहीं आए? यही इतना खाने को मिल जाता है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए तो आपके पास आए। बाबा, आप इतने संयमित कैसे, इतने शांत कैसे? मुझे भी शांति का उपाय बताइए। ठीक है, प्रश्न कर सकती, बात मेरी समझ में आ जाएगी तो उत्तर दे दूंगा। ये कुटिया ठीक स्थान पर नहीं है। कुछ दिनों बाद यहाँ युद्ध होना निश्चित है। आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सुरक्षित है, चिंता मत करो। बाबा, हमारे देश को पूर्ण स्वराज कब मिल पाएगा? ये तो राजा महाराजा जाने। राजा महाराजा नहीं समझते, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। स्वराज्य जैसे प्राप्त होता है वैसे? कैसे? आखिर किस तरह से? सेवा, बलिदान, तपस्या से। मैदान की लड़ाई जीतने से पहले मन के भीतर की लड़ाई को जीतना होगा। ठीक है बाबा। बाबा, एक और बात बताइए, क्या मैं अपनी झांसी दोबारा पा सकूंगी? क्या हिंदुस्तान की जनता को पूर्ण स्वराज्य दिला पाऊंगी? गड्ढे कैसे भरे जाते, नींव कैसे बनाई जाती? एक पत्थर रखा जाता, उस पर दूसरा, तीसरा, उस पत्थर पर भवन खड़ा कर दिया जाता। उस नींव के पत्थर उस भवन को कभी नहीं देख पाते, लेकिन वो भवन हमेशा उस नींव के पत्थर के सहारे खड़ा रहता। ऐसा ही स्वराज प्राप्त होगा। बाबा, क्या हमारे जीवन काल में स्वराज स्थापित हो पाएगा? ये मौत तुमने कार्य आरंभ किया, उसे आगे बढ़ा दिया, अब कोई दूसरा आएगा, उसे आगे बढ़ाएगा। तुम इस राज विलासिता को छोटे छोटे प्रजा को सेवा में लगा दो, बस देखो। ठीक है बाबा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ, जल्द आपके पास दोबारा लौटूंगी। मंदिर देख रहे हो, सामने उसकी चिता जल रही। ओ, हम एक वीर औरत से लड़े, ऐसी औरत हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। सैल्यूट है उसे। रानी बाबा गंगादास की कुटिया में दोबारा आई जरूर, पर अंग्रेजों से लड़कर शहीद हो आई। स्वराज के लिए कारतूस से शुरू हुई लड़ाई को आखिरी सांस तक जलाए रखा। लड़ी वो और खूब लड़ी, और इस देश की अनेक स्त्रियां भी आज लड़ रही। पत्थर मिट्टी से फौज बनाई, काठ से तलवार, पहाड़ उठा के घोड़ी बनाई। रानी चली कालपी, रानी चली कालपी, कदम ताल से उसके मिट्टी उड़ती है झांसी की ओर। कारतूस से शुरू हुई लड़ाई को रानी साहिबा ने अपनी अंतिम सांस तक अपनी तलवार से जलाए रखा। इसी कालपी की भूमि पर तो अंतिम युद्ध किया था रानी ने। यहीं कहीं तो वो छिपी हुई, शायद इस मिट्टी में, पर उसके दिन चले गए। इस मिट्टी से उगे पेड़ बूढ़े हो जाते हैं, पर जड़ों से उत्पन्न हो जाते हैं नए पेड़। हम लोगों से ही कुछ या राजा महाराजा समझौता परस्त नहीं होते तो आज स्वराज्य होता, लेकिन इन लोगों ने अपनी आने वाली संतानों के लिए गुलामी लिख दी। हो सकता है कि आज से 100-200 साल बाद गुलामी का स्वरूप ना हो, पर हालात देखकर लगते हैं कि स्वरूप जैसा भी हो गुलाम रहेंगे। तभी तो लोग आज भी कहते हैं कि अकेली लड़ी और खूब लड़ी वो झांसी वाली रानी थी। जब तक घोषित होगी आवाज कि रानी मरी नहीं, तब तक रानी रहेगी जिंदा, क्रांति रहेगी जिंदा। तात्या ने भी कभी हार नहीं मानी। वो रानी बाई के ऊंचे राजनीतिक आदर्श के सच्चे उत्तराधिकारी थे, पर उनके मित्र ने उनके साथ विश्वासघात किया। और सन 1859 में शिवपुरी में उनको फांसी दी गई। नाना का कुछ पता नहीं चला कि कहां गए। बेरकपुर छावनी के मैदान से उठी लपटों ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग की लपटों में दिल्ली का बादशाह खाक हुआ, मराठे और सिख भी खाक हुए। उनकी जगह स्टीम इंजन, बड़े बड़े कारखाने, फोटो लेने के लिए कैमरा और ग्रामोफोन। पर पता नहीं वो
लड़ने वाले लोग कहाँ गए? पता नहीं वो लड़ने वाले लोग कहाँ गए। श्रीमंत, अरे महाराज जी, आपने तो 18 सप्ताहों की पूरी कहानी सुना दी। ये देखिए महाराज, आपको प्रणाम। अरे प्रणाम मुझे नहीं, दर्शकों को कीजिए। अच्छा प्रणाम।